now we are starting with October 2009. October 2009. Following are the trial balance schedule of fixed asset and additional information of Swaraj Limited as on 31st March 2008. Fixed asset net block 29 lakh. Equity share capital 15 lakh. 11% preference share capital 4 lakh. General reserve 6 lakh. Capital reserve it's 2 lakh. Securities premium 1 lakh 50,000. Profit students, sorry, fixed asset will go to fixed asset, equity share capital will go to share capital. Then students, 11% preference share capital will go to share capital. General reserve, reserves and surplus. Capital reserve, reserves and surplus. Securities premium, reserves and surplus. Profit and loss account, reserves and surplus. Debtors, trade receivable. Creditors, trade payables, 9% debenture, long-term borrowings, interest accrued and due on debentures, other current liability, provision for tax and advance tax हम लोग set off करके short term provision में लिखेंगे. Proposed dividend, short term provisions. Preliminary expenses, other non-current asset. Prepaid expenses, short term loans and advances. Stock in trade, इन्वेंट्रीज, इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट. नेक्स्ट दिया है प्रेफरेंस शेयर रिडम्पशन अकाउंट. स्टूडेंट्स ये मेरा पर्सनल वीव है. ये अक्टूबर 2009 में 9 TY बीकॉम ना देयर वाज अ चैप्टर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स व्हिच यू हैव गॉन थ्रू इन योर SY है ना सेम 4 में. तो SY का एडजस्टमेंट आई डोंट थिंक सो दे शुड आस्क इन TY. तो इंस्टेड ऑफ ना स्टूडेंट्स प्रेफरेंस शेयर रिडम्पशन ना मैं इसको क्या कर रहा हूँ इक्विटी शेयर्स बायबैक अकाउंट बिकॉज यू हैव अ चैप्टर बायबैक. तो बायबैक का एडजस्टमेंट पॉसिबल है ना, बट प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन तो आपको लास्ट सेम में था. तो मेरी बुक में इट्स एन ओल्ड बुक, वहां पे लिखा है प्रेफरेंस शेयर रिडम्पशन, आई एम मेकिंग इट बायबैक. आपके पास जो बुक होगा अकॉर्डिंगली ऑलरेडी बायबैक लिखा होगा तो लेट इट बी. प्रेफरेंस शेयर रिडम्पशन लिखा होगा तो मेक इट बायबैक अकाउंट. वो आपको दिया है बायबैक अकाउंट. कैश एट विल डिस्कस दैट, उसका एडजस्टमेंट है, नो नीड टू वरी. कैश एट बैंक, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. कैश इन हैंड, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. बिल्स रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल. बिल्स पेएबल, ट्रेड पेएबल. फिर अगेन देखो शेड्यूल ऑफ फिक्स एसेट दिया है जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था. कुछ मिसिंग बैलेंसेस है क्वेश्चन मार्क, वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे. और जो डैश डैश है दैट मींस वो निल है स्टूडेंट्स, तो उसके बारे में हमको सोचना ही नहीं. तो विल डिस्कस दैट लेटर ऑन. वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये बायबैक का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है. Authorized capital of the company consists of 2,50,000 equity shares of 10 each and 5,000 preference shares of 100 each. तो authorized capital तो डायरेक्टली शेयर कैपिटल में जाएगा. अच्छा स्टूडेंट्स, एडजस्टमेंट नंबर 2 मेरा बुक में स्टार्ट होता है प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड. मैं उसको ऐसा पढ़ूंगा बाय इक्विटी शेयर्स वर बॉट बैक एट पार. क्योंकि रिडम्पशन का एडजस्टमेंट आई पर्सनली फील आपको पूछना नहीं चाहिए बिकॉज वो आपको लास्ट सेम में होता था. तो इक्विटी शेयर्स वर बॉट बैक एट पार, मैं इसको चेंज कर रहा हूं अपनी बुक में. इक्विटी शेयर्स वर बॉट बैक एट पार ऑन 1st April आउट ऑफ जनरल रिजर्व बट नो एंट्रीज वर रिकॉर्डेड इन द बुक्स. और आपने अभी तक उसका इफेक्ट भी नहीं दिया है एक्सेप्ट, आगे क्या लिखा है, बट एक इफेक्ट दिया है एक्सेप्ट फॉर द पेमेंट स्टैंडिंग टू द डेबिट ऑफ बायबैक अकाउंट. ट्रायल बैलेंस मैंने कहा था ना प्रेफरेंस शेयर रिडम्पशन को मेक इट बायबैक, उसके सामने देखो 4 लाख लिखा है. तो उन्होंने क्या किया है बायबैक किया बट एक भी एंट्री रिकॉर्ड नहीं किया बायबैक का, कोई इफेक्ट नहीं दिया. एक इफेक्ट दिया है कि आपने पेमेंट किया और पेमेंट करने के टाइम क्या कर दिया बायबैक अकाउंट डेबिट कर दिया उसके अकाउंटेंट ने. तो स्टूडेंट्स ये एक इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है. आई विल डिस्कस दिस लेटर ऑन, लास्ट में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, नो नीड टू वरी. बाकी सारे एडजस्टमेंट सिंपल है. Investments of rupees 4 lakh consist of 50,000 equity shares of 10 each in Namrata Limited, on which Namrata Limited has made and Swaraj Limited has paid a call of 8 per share. So investment पे मार्क कर लेना. अच्छा इक्विटी शेयर्स पे भी मार्क कर लेना, बायबैक दिया है और इन्वेस्टमेंट्स ऊपर दिया उस पे भी मार्क कर लेना. Market price of these partly paid shares is 3,90,000 or is on 31st March. Of the daters 169,365 are due for more than 6 months. अभी तो ये आपके लिए easy adjustment. Daters and advances are unsecured but considered good. Debentures are redeemable, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. Secured against land, तो debentures के नीचे हम लोग लिखेंगे secured against land. Ignore previous year figures. Complete the above schedule of fixed asset and prepare balance sheet. ठीक है, हमको fixed asset schedule बनाना है और balance sheet. ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहले बैलेंस शीट के हम नंबर्स डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे प्रोसीड करेंगे. स्टार्ट. शेयर कैपिटल कंपलसरी है, वो तो बनाना ही है स्टूडेंट. रिजर्व्स था क्या
वहाँ पे देखते हैं वापस से ट्रायल बैलेंस, जनरल रिजर्व था, कैपिटल रिजर्व था, सिक्योरिटीज प्रीमियम था, तो रिजर्व्स भी दिया है। कोई लॉन्ग टर्म बोरिंग्स था स्टूडेंट्स, 9% डिबेंचर्स था ना, सो दैट बिकम्स नंबर 3। देयर इज नो लॉन्ग टर्म प्रोविजन स्टूडेंट। शॉर्ट टर्म प्रोविजन था स्टूडेंट्स, यस, वो प्रोविजन फॉर टैक्स और एडवांस टैक्स एडजस्ट करके लिखना है। ट्रेड पेबल था, कुछ क्रेडिटर्स वगैरह, क्रेडिटर्स था स्टूडेंट्स पक्का। और कोई बिल्स पेबल था स्टूडेंट्स, बिल्स पेबल भी था, सो नंबर 5 हो जाएगा ये, क्रेडिटर्स होगा तो अदर क्रेडिटर्स है, ट्रायल बैलेंस में है, यस। देन स्टूडेंट्स कोई अदर करंट लाइबिलिटी था स्टूडेंट्स, कुछ इंटरेस्ट अक्रूड वगैरह, यस देखो ट्रायल बैलेंस में था अदर करंट लाइबिलिटी, नंबर 6। अच्छा शॉर्ट टर्म बोरिंग्स नहीं था, शॉर्ट टर्म प्रोविजन है स्टूडेंट्स, आई एम सॉरी, वो शॉर्ट टर्म प्रोविजन। ट्रेड पेबल्स हैं 4, 5, वो प्रोविजन फॉर टैक्स नंबर 6 में यहाँ आता है, मैंने ऊपर लिख दिया गलती से, ओके। सो दिस इज 6, प्रोविजन फॉर टैक्स एंड एडवांस टैक्स। फिक्स एसेट नंबर 7, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट नंबर 8, लॉन्ग टर्म एडवांसेस नहीं है। अदर नॉन करंट एसेट कुछ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस या शेयर इश्यू एक्सपेंस था स्टूडेंट्स, सो दैट बिकम्स 9। करंट इन्वेस्टमेंट नहीं है। इन्वेंट्रीज था कुछ स्टूडेंट्स, स्टॉक वगैरह, डेटर्स, डिबेंचर्स, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज्ड डिविडेंड, स्टॉक इन ट्रेड, यस, सो दैट बिकम्स 10। इन्वेंट्रीज हो गया 10। ट्रेड रिसीवेबल डेटर्स था ना 11। कैश इन कैश इक्विवेलेंट, यस स्टूडेंट्स, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक दोनों दिया है, सो दैट बिकम्स 12। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, कोई प्रीपेड एक्सपेंस, यस स्टूडेंट्स दिया था, दैट बिकम्स 13। सो इन ऑल हमको 13 नोट्स बनाने हैं। चलो ठीक है, 13 नोट्स बनाते हैं। सो इन ऑल 13, ये नंबर्स मैंने लिख दिए हैं यहाँ पे। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। आगे वो बायबैक का एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट है, और वो फिक्स एसेट का शेड्यूल स्टूडेंट्स। फिक्स एसेट शेड्यूल भी हमने लास्ट क्वेश्चन में देख लिया, जस्ट वो सिंपल प्लस माइनस करना है। वो बायबैक इज इंपॉर्टेंट। नंबर 1 शेयर कैपिटल, 2 इज ऑथराइज्ड। कोई ऑथराइज कैपिटल दिया था, यस इट वाज गिवन इन एडजस्टमेंट 1, तो उसके लिए लाइन छोड़ देते हैं 1 2 3। देन इश्यूड, सब्सक्राइब्ड, पेड अप। इक्विटी प्रेफरेंस, खाली इक्विटी है, प्रेफरेंस भी है, दोनों भी है, ठीक है। उसमें बाय बैक भी है, तो देखेंगे उसको 1 2 3। नंबर 2 रिजर्व्स एंड सरप्लस। कितने रिजर्व्स थे स्टूडेंट्स, एक बार चेक कर लो। जनरल रिजर्व था, कैपिटल रिजर्व था, सिक्योरिटीज प्रीमियम था, है ना, 1 2 3 4, 4 ही रिजर्व्स थे। और कोई पीएनएल वगैरह था, हाँ पीएनएल भी था, तो 5 रिजर्व्स हो गए। और एडजस्टमेंट भी एक बाय बैक का 1 2 3 4 5 6 7, चलो 7 लाइंस रखते हैं। नंबर 3 इज लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स भी था स्टूडेंट्स, एक डिबेंचर दिया हमको खाली, एक ही है स्टूडेंट्स उसमें। नंबर 4 इज ट्रेड पेएबल। नंबर 5 इज व्हाट, अदर करंट लाइबिलिटी। वो इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू दिया था हमको, अदर करंट लाइबिलिटीज। नेक्स्ट नंबर एक ही है वो, सो नेक्स्ट नंबर 6, सॉरी स्टूडेंट्स मिस्टेक हो गया, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। नंबर 7 स्टूडेंट्स, एक मिनट, नंबर 7 मैंने ऑलरेडी ये बना दिया है फिक्स्ड एसेट, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ नंबर 7 फिक्स्ड एसेट, ओके। So I'm not drawing 7 क्योंकि it requires a double page स्टूडेंट्स, बहुत सारे कॉलम्स होते हैं इसके लिए। So here I have drawn जैसा प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। So 8 I will record here, नंबर 8 नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। एक ही इन्वेस्टमेंट दिया है बट उसमें कुछ मार्केट वैल्यू वगैरह दिया है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, देन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के बाद क्या था, नंबर 9
other non-current asset. So tell me the expenses in other non-current asset. ये उसमें अदर नॉन करंट एसेट में सो नंबर 10 क्या था हमारा, इन्वेंट्रीज था. यस, वो भी एक ही दिया है स्टूडेंट्स. नंबर 11 ट्रेड रिसीवेबल. डेटर्स है और डेटर्स का शायद एडजस्टमेंट भी है, ड्यू फॉर मोर देन 6 मंथ्स एंड बिल्स रिसीवेबल भी है. सो 1 2 3 4. नंबर 12 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. लास्ट नंबर 13 हमारा, नंबर 13 वॉज शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस. शॉर्ट टर्म loans and advances. ओके, तो अभी पहले पोस्टिंग्स करते हैं स्टूडेंट्स. स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग. फिक्स एसेट नेट ब्लॉक. एक बार नेट ब्लॉक बोल दिया स्टूडेंट्स तो डायरेक्टली गो टू द बैलेंस शीट. मैंने शेड्यूल बनाया है, नो डाउट अबाउट दैट. वहां भी रिकॉर्ड करेंगे, कैसे करेंगे वो बाद में देखते हैं स्टूडेंट्स. पहले अभी फिक्स एसेट नेट ब्लॉक दे हैव गिवन 29 लाख. ओके, तो मैंने फिक्स एसेट डायरेक्टली यहाँ पे लिख लिया अगेंस्ट नंबर 7. इक्विटी शेयर कैपिटल 15 लाख. बट स्टूडेंट्स कुछ बायबैक भी किया है ना, तो इसके लिए मैं अभी इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं लिख रहा हूँ. आपके रेफरेंस के लिए हियर आई एम राइटिंग. देखो, इक्विटी शेयर कैपिटल अमाउंट हैव गिवन अस 15 लाख. अभी मैं यहाँ लिख के रख रहा हूँ सो दैट आई डोंट फॉरगेट इट. या इसको आप वर्किंग नोट समझो, आप वर्किंग नोट बना लेना. या स्टूडेंट्स हियर आई हैव स्पेस. हमारा कंटिंजेंट लायबिलिटी आया है क्या इसके? एक मिनट, जैसमिन में कंटिंजेंट लायबिलिटी था क्या? एक कंटिंजेंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म लोन्स एडवांसेस कंटिंजेंट. सो हियर आई एम ड्राइंग दैट वर्किंग स्टूडेंट्स. वो वर्किंग बना रहा हूँ. ये किसका वर्किंग है? इक्विटी शेयर कैपिटल का स्टूडेंट्स. सो इक्विटी शेयर कैपिटल हियर आई एम रिकॉर्डिंग. इक्विटी शेयर कैपिटल इट्स अ वर्किंग नोट एंड अमाउंट गिवन टू अस इज 15 लाख. क्योंकि बाय बैक करना है तो देखते हैं कैसे करेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स. सो ओवर देयर आई हैव रिकॉर्डेड इक्विटी शेयर कैपिटल. यहाँ से मैं रब कर देता हूँ, फिर भी शायद ये यूज करना पड़ेगा. आई हैव टू रिकॉर्ड एंट्रीज. चलो ठीक है. नेक्स्ट 10 स्टूडेंट्स क्या है उसके बाद? इक्विटी शेयर कैपिटल के बाद नेक्स्ट क्या दिया उन्होंने? 11% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 4 लाख. सो स्टूडेंट्स हियर आई एम रिकॉर्डिंग. अच्छा, उसका फेस वैल्यू कितना है प्रेफरेंस शेयर का? वो एडजस्टमेंट नंबर 1 में दिया आपको 100. सो आई विल राइट 4000 11% प्रेफरेंस शेयर्स of rupees 100, amount 4 lakh. नेक्स्ट इज जनरल रिजर्व. स्टूडेंट जनरल रिजर्व बाद में लिखेंगे. सिंपल रीजन, हमको कैपिटल रिजर्व भी दिया है ना, तो कैपिटल रिजर्व क्या होता है? नॉन डिविजिबल प्रॉफिट होता है. तो पहले वो लिखा जाता है. कैप में स्केल रख के लिखा. कैपिटल रिजर्व हाउ मच इट इज गिवन? जनरल रिजर्व इज 6 लाख. कैपिटल रिजर्व इज 2 लाख. आउटर कॉलम देयर इज नो एडजस्टमेंट फॉर दैट. नेक्स्ट इज सिक्योरिटीज प्रीमियम. स्टूडेंट्स ये भी क्या होता है आपका? नॉन फ्री रिजर्व होता है. सिक्योरिटीज प्रीमियम, इसका कोई एडजस्टमेंट है? बाय बैक एट पार था ना, तो इसका तो कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा. सो अमाउंट गिवन इज हाउ मच? 1,50,150. आउटर कॉलम 1,50,000. नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट्स? प्रॉफिट एंड लॉस. अच्छा, पहले मैं जनरल रिजर्व लिख लेता हूँ स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस लिखूंगा. जनरल रिजर्व, इसमें एडजस्टमेंट है स्टूडेंट्स, तो इसको मैं इनर कॉलम में लिखूंगा. जनरल रिजर्व ऊपर दिया था मैं 6 लाख दिया था ना, सो इनर कॉलम देयर इज एन एडजस्टमेंट, कुछ बाय बैक किया आउट ऑफ जनरल रिजर्व. देन आई विल रिकॉर्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस कितना दिया है हमको? 31 मार्च. क्रेडिट में कि डेबिट में? क्रेडिट में स्टूडेंट. 11,30,000. 1130. आउटर कॉलम देयर इज नो एडजस्टमेंट. 11,30,000. नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट्स? डेटर्स 467,235. उसका एडजस्टमेंट है ड्यू फॉर मोर देन 6 मंथ. सो स्टूडेंट्स डेटर्स, उन्होंने कहा है अनसिक्योर्ड. एडजस्टमेंट में देखो अनसिक्योर्ड एंड गुड, तो ये ऐसा ब्रैकेट में लिखने का. देन ड्यू फॉर मोर देन 6 मंथ्स. ठीक है, कितना दिया ड्यू फॉर मोर देन 6 मंथ्स? एडजस्टमेंट देखो स्टूडेंट्स 169,365.
169365. देन वी राइट अदर्स, अदर्स ये बैलेंस सिंपली करोगा, टोटल हमको ट्रायल बैलेंस में मिल जाएगा। डेटर्स कितना है 467235, 467235, 467235 माइनस 169365, 297870, 297870। क्रेडिटर्स ट्रेड पेबल्स में आएगा स्टूडेंट्स, क्रेडिटर्स ट्रेड पेबल्स, अमाउंट गिवन इज 293635, 293635। नेक्स्ट क्या है क्रेडिटर्स के बाद डिबेंचर्स 1,50,000। डिबेंचर्स का कोई एडजस्टमेंट तो था, वो सिक्योर्ड अगेंस्ट लैंड बोला, सो यहाँ पे लिखेंगे 9% डिबेंचर्स, अमाउंट गिवन इज 150, secured against land, secured against land। It was given in adjustment number 6, उसका कोई दूसरा इफेक्ट नहीं होता। इंटरेस्ट अक्रूड ऑन ड्यू ऑन डिबेंचर 6750, अदर करंट लाइबिलिटी, इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू 6750। नेक्स्ट प्रोविजन फॉर टैक्स असेसमेंट ईयर 89, एडवांस टैक्स भी 89 का है। प्रोविजन फॉर टैक्स कितना है स्टूडेंट्स 155, एडवांस टैक्स कितना है 140। तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्स बड़ा है एडवांस टैक्स से, लेस एडवांस टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स कितना दिया है स्टूडेंट्स 155,000, 155,000 एंड हाउ मच इज दिस 1,40,000। तो 155 माइनस 140 करेंगे तो 15,000, ठीक है। नेक्स्ट प्रपोज डिविडेंड दिया है स्टूडेंट 150 से। प्रपोज डिविडेंड इज शॉर्ट टर्म प्रोविजन स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं लास्ट लाइन में लिख रहा हूँ प्रपोज डिविडेंड शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। How much is given 150, 1,50,000, 150। मैंने लास्ट लाइन में लिखा है स्टूडेंट्स बिलो, over here I have recorded proposed dividend 1,50,000, okay। proposed dividend 1,50,000 under short term provisions लिखा है मैंने। next then नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट्स, उसके बाद है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अदर नॉन करंट एसेट, दिस नंबर 9। preliminary expenses other non current asset 5,000, outer column there is no adjustment। next prepaid expense short term loans and advances 10,000, prepaid expense 10,000, outer column there is no adjustment। stock in trade will be inventories 2,42,000, stock in trade 31st March उन्होंने कहा भी है, so it's a closing। amount given is 242, again outer column because there is no adjustment। investments at cost उसका adjustment भी दिया है, पहले हम लोग ये लिख लेते हैं investments अमाउंट इज 4 लाख, वो एडजस्टमेंट बाद में पढ़ेंगे, उसमें कुछ प्लस माइनस नहीं करना है, कुछ डिस्क्लोजर है, कुछ इन्फॉर्मेशन है वो हमको रिकॉर्ड करनी है। अच्छा फिर वो बायबैक अकाउंट लास्ट में डिस्कस करेंगे 4 लाख है। कैश एट बैंक कैश इन हैंड दोनों जाएगा, कैश इन कैश इक्विवेलेंट, कैश एट बैंक कैश इन हैंड। एट बैंक कितना है स्टूडेंट 76,500, आउटर कॉलम एंड इन हैंड कितना है 32,650, 32,650। नेक्स्ट क्या है बिल्स रिसीवेबल ट्रेड रिसीवेबल्स में जाएगा 77,000, ट्रेड रिसीवेबल ट्रेड यहाँ पे है, बिल्स रिसीवेबल 77,777, आउटर कॉलम देयर इज नो एडजस्टमेंट, ओके। नेक्स्ट क्या है फाइनली बिल्स पेएबल ट्रेड पेएबल 15,000, ट्रेड पेएबल। So we have done the entire posting students,
खाली वो फिक्स एसेट शेड्यूल एंड बाय बैक इंपॉर्टेंट है, बाकी सारे एडजस्टमेंट अभी सिंपल है. अगेन ऑथराइज कैपिटल of the company's adjustment number 1, 2,50,000 equity shares of 10, 2,50,000 इक्विटी शेयर्स. आप SH कभी मत लिखना, या स्पेस नहीं, इसके लिए मैंने SH लिख दिया. सो 2,50,000 इंटू 10 करेंगे तो 25 लाख हो जाएगा स्टूडेंट्स. ओके. एंड 5,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100, 5,000 11% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100, तो 5 लाख हो जाएगा. एंड डबल अंडरलाइन शुड नॉट बी कंसिडर्ड व्हेन वी टेक टोटल्स. ठीक है. सो एडजस्टमेंट 1 हो गया. नंबर 2 स्टूडेंट्स आई विल सॉल्व इट. चलो अभी सॉल्व कर लेता हूँ, सिंपल है वो. इक्विटी शेयर्स वर बॉट बैक आउट ऑफ जनरल रिजर्व. स्टूडेंट्स बाय बैक के चैप्टर में ना स्टूडेंट्स आप ऐसा इक्वेशन बनाते थे, फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स टू बी बॉट बैक इज इक्वल टू फ्रेश इश्यू प्लस फ्री रिजर्व. याद आ गया. तो आप बाय बैक कर रहे हैं कितना स्टूडेंट्स, देखो वहां पे क्या लिखा था, बाय बैक अकाउंट वहां पे लिखा था 4 लाख. ट्रायल बैलेंस में देखो मैंने प्रेफरेंस शेयर रिडम्पशन को कैंसिल करा के बाय बैक लिखाया. सो दिस इज 4 लाख. एंड दे सेड देयर इज नो फ्रेश इश्यू, इट वाज बॉट बैक आउट ऑफ जनरल रिजर्व. तो पूरा का पूरा अमाउंट आपने कहां से लिया, जनरल रिजर्व से लिया, 4 लाख. तो स्टूडेंट जनरल रिजर्व को यानी आपने यूज किया तो यहां से माइनस होगा, माइनस यूटिलाइज्ड फॉर. अच्छा एक मिनट, क्या बोले, हाँ, नो एंट्रीज दे हैव सेड, नो एंट्रीज हैव बीन रिकॉर्डेड एक्सेप्ट फॉर द पेमेंट. खाली पेमेंट का एंट्री रिकॉर्ड किया, बाकी कुछ नहीं रिकॉर्ड किया. तो यूटिलाइज्ड फॉर बाय बैक कितना यूटिलाइज किया हमने, 4 लाख. सो नेट आंसर 6 माइनस 4, 2 लाख. अभी इफेक्ट्स खत्म नहीं हुआ स्टूडेंट्स. ठीक है. और आपने बाय बैक पार पे किया, वहां पे लिखा था बॉट बैक एट पार, इक्विटी शेयर्स वर बॉट बैक एट पार ऑन 1 अप्रैल. ठीक है स्टूडेंट्स. तो अगर प्रीमियम पे करता तो हम प्रीमियम से भी माइनस करते, बट इट इज एट पार, तो जाने दो. अच्छा, बाय बैक करने से शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल कम हो जाएगा कि बढ़ जाएगा, ऑब्वियसली कम होगा. इट इज लाइक रिडम्पशन स्टूडेंट, जैसा हम रिडम्पशन करते हैं वैसे ही बाय बैक होता है ना. तो इक्विटी शेयर कैपिटल से माइनस करेंगे, माइनस बाय बैक. कितना माइनस कर दोगे, 4 लाख. तो अभी इक्विटी शेयर कैपिटल कितना बचेगा, 15 माइनस 4 करोगे तो 11 लाख बचेगा स्टूडेंट्स. येस और नो, 11 लाख ही बचेगा. ओके. सो 11 लाख बचा स्टूडेंट्स. सो यहां पे लिखेंगे इक्विटी शेयर 11 लाख. व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर एज पर एडजस्टमेंट नंबर 8, 10 है. सो 11 लाख को डिवाइड बाय 10 करेंगे तो विल गेट 1,10,000. इसके लिए मैंने इसको शुरू में नहीं लिखा था स्टूडेंट्स, बिकॉज ये बाय बैक का एडजस्टमेंट था. 1,10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each. So this comes to 11 लाख. दिया ट्रायल बैलेंस में 15 लाख था, बट उसमें से 4 लाख का हमने बाय बैक कर लिया. सो हियर आई रिकॉर्डेड दैट 4 लाख जो बाय बैक किया. तो वो जो था ना, हमको ट्रायल बैलेंस में एक टर्म दिया था प्रेफरेंस शेयर रिडम्पशन, मैंने उसको कैंसिल करके क्या लिखा दिया, बाय बैक अकाउंट. तो इसका इफेक्ट नहीं दिया था वो 4 लाख का, अभी हमने दे दिया. वो 4 लाख यहाँ पे माइनस हो गया जनरल रिजर्व से, और इक्विटी शेयर कैपिटल से माइनस हो गया स्टूडेंट्स. और कुछ तो बचा नहीं. एक मिनट स्टूडेंट्स, लेट मी चेक, कभी मिस्टेक नहीं हो जाए बस मुझसे, इसके लिए जल्दी जल्दी मिस्टेक हो जाती है, दिन बाद में प्रॉब्लम होता है. ओके ठीक है, अभी तक यहाँ तक समझ में आ गया, नो मिस्टेक स्टूडेंट्स. ठीक है. अच्छा स्टूडेंट्स, बट अगर आपको याद हो, अगेन बाय बैक की बात कर रहे हैं, जनरल रिजर्व से यूज किया, फ्री रिजर्व से यूज किया, तो किसी एक रिजर्व में हम लोग ट्रांसफर करते थे. व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, अगर आपको याद हो तो. सो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में ये 4 लाख जाएगा. CRR हम लोग जिसको बोलते थे. Whenever free reserves are utilized for buyback, it is transferred to CRR. तो वही किया हमने, जनरल रिजर्व को यूज किया और CRR में ट्रांसफर कर दिया. ठीक है स्टूडेंट्स, फॉलोड व्हाट वी हैव डन नाउ. सो क्या किया, वो बायबैक जो हमको दिया था डेबिट साइड पे स्टूडेंट्स, एक तो जनरल रिजर्व से माइनस किया, वन इफेक्ट. सेकेंड इफेक्ट CRR लिखा रिजर्व्स में. अनदर इफेक्ट इक्विटी शेयर कैपिटल से माइनस किया, विच आई हैव शोन हियर. ठीक है. दिस वाज एडजस्टमेंट नंबर 2. 3 अभी इन्वेस्टमेंट्स के बारे में लिख रहा है. इन्वेस्टमेंट्स ऑफ ₹4 लाख कंसिस्ट ऑफ 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each इन नम्रता लिमिटेड. तो स्टूडेंट्स इन्वेस्टमेंट के नीचे लिख दो 50,000 इक्विटी शेयर्स इन नम्रता लिमिटेड, मतलब दूसरी कंपनी का शेयर्स है ये.
ये कंपनी का नाम कुछ और है, जिसका हम लोग फाइनल अकाउंट्स बना रहे हैं वो कंपनी का नाम स्वराज है स्टूडेंट्स, ठीक है। ये स्वराज ने दूसरे कंपनी का शेयर्स लिया, बट ऐसा एडजस्टमेंट मैंने पहले भी किया है। शेयर्स का फेस वैल्यू 10 है, बट ऑन विच नम्रता लिमिटेड हैज मेड एंड स्वराज लिमिटेड हैज पेड अ कॉल ऑफ 8 पर शेयर। 10 का शेयर है, अभी तक आपने 8 पे किया है, तो फ्यूचर में कंपनी आपसे 2 रुपीज मांग सकती है ना। सो जो 2 रुपीज मांगेगी उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंटिंजेंट लाइबिलिटी। याद आया, दिस इज द थर्ड और द फोर्थ टाइम आई एम डूइंग दिस एडजस्टमेंट स्टूडेंट्स। कंटिंजेंट लाइबिलिटी, जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो किसी शेयर्स में, अगर वो पार्टली पेड अप है तो ऑब्वियसली फ्यूचर में कंपनी आपसे बाकी का पैसा मांगेगी, बट वो डिपेंड करता है, अगर वो शेयर्स आपने बेच दिया होगा बिफोर कॉल का डेट, इफ यू हैव ऑलरेडी सोल्ड दोज शेयर्स, तो आप कॉल नहीं पे करोगे देन। बट राइट नाउ टुडे आई डोंट नो वेदर आई विल हेल्ड दोज शेयर्स और आई विल सेल इट, तो अभी तो कंटिंजेंट लाइबिलिटी है वो, ठीक है। सो आई विल राइट इन्वेस्टमेंट इन partly paid shares of नम्रता लिमिटेड। तो ये दोनों खाली पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है स्टूडेंट। कितने शेयर्स हैं, 50,000, और 8 रुपया आप पे कर चुके हैं, मतलब 2 रुपया बाकी है, तो 50,000 इंटू 2 करोगे तो 1 लाख। तो इट्स जस्ट अ नोट, इसको अमाउंट कॉलम एप्लीकेबल नहीं होता कंटिंजेंट लायबिलिटी को, ना ये बैलेंस शीट में जाता है, बैलेंस शीट में भी नहीं जाएगा। ओके, सो दिस वाज एडजस्टमेंट नंबर 3। हाँ, इसका मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स, तो मार्केट प्राइस हम लोग कहाँ लिखते हैं स्टूडेंट्स, बिलो इन्वेस्टमेंट लिखते हैं। मार्केट प्राइस कितना बोला है, मार्केट प्राइस फॉर पार्टली पेड शेयर्स इज 3,90,000, सो मार्केट प्राइस 3,90,000। सो ये एडजस्टमेंट नंबर आपका क्या था, 3। तीनों इफेक्ट कैसे आया, खाली इन्फॉर्मेशन है, एक यहाँ लिखा, एक यहाँ लिखा, और एक कंटिंजेंट लायबिलिटी। बैलेंस शीट में इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा, कुछ प्लस माइनस नहीं करना है, खाली पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन है, आपको एज इट इज रिकॉर्ड करना है। डेटर्स हम लोग कर चुके हैं, ड्यू फॉर मोर देन 6 मंथ्स, अनसिक्योर्ड एंड कंसिडर्ड गुड वो भी हो गया, नंबर 6 भी हो चुका है। अब फाइनली बच रहा है स्टूडेंट्स क्या, ये फिक्स एसेट शेड्यूल जो मैंने ऑलरेडी बना के रखा है। अब इसमें हमको कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, पहले मैं वो कॉपी कर लेता हूँ स्टूडेंट्स, फिर आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा हाउ टू क्लोज, वो आंसर्स कैसे फाइंड करने। पहला एसेट कौन सा दिया उन्होंने, लैंड दिया है, चलो ठीक है। नेक्स्ट एसेट बिल्डिंग, सिंपल मैथ्स है स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था, बड़ा आसान है। एंड व्हीकल्स, ये 4 एसेट का हमको डिटेल्स डेटा दिया हुआ है। ये 3,50,000 दिया है हमको, बिल्डिंग इज 7,50,000। ये दोनों फाइंड करना है स्टूडेंट्स, दोनों के आगे देखो क्वेश्चन मार्क है। एंड टोटल दिया है क्या हमको, टोटल दिया है 2590, ठीक है। चलो बाद में आंसर्स फाइंड करेंगे, पहले मैं कॉपी कर रहा हूँ। ये हमको फाइंड करना है क्वेश्चन मार्क, ये दिया आपको 2,50,000। प्लांट के बारे में डैश बोला है, और ये फाइंड करना है, यहाँ क्वेश्चन मार्क है व्हीकल्स के सामने। एंड टोटल इज गिवन 11,35,500। बाद में सब आंसर्स फाइंड करेंगे। डिडक्शन कॉलम, पहला वाला मिसिंग है, सेकेंड वाला दिया आपको 10 लाख, थर्ड वाला इज 725, and fourth is 14 lakh, 14, and total is also given students, 35,25,500, 35,25,500। क्लोजिंग देखो, अभी कोई गड़बड़ कर दी, ये क्लोजिंग के आंसर्स थे स्टूडेंट्स, आई एम सॉरी। अब ये कैंसिल करूंगा तो पूरा शेड्यूल वापस बनाना पड़ेगा स्टूडेंट्स, आई एम रियली सॉरी। कैसी गलती हो जाती है ना, यहाँ पे था मैंने जल्दी जल्दी में क्लोजिंग बैलेंस दिया था, वो हमको डिडक्शन नहीं था, वो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। 14 लाख, दिस इज 32,55,000। कोई वाइटनर भी नहीं है मेरे पास अभी फिलहाल, नहीं तो मैंने कब कर दी। डिडक्शन कॉलम में दिस इज गिवन एज 2 लाख, ये आपको 2 लाख दिया है, ये नहीं है। मैं भी वाइटनर देखता हूँ, वाइटनर रहेगा तो उसको वाइटनर लगा दूंगा। एंड दिस वी हैव टू फाइंड, ये सब डैश है, ये डैश है, ये डैश है, ये फाइंड करना है। मैंने गलती से स्टूडेंट्स क्लोजिंग बैलेंस को यहाँ लिख दिया स्टूडेंट, ओके, ध्यान देना पड़ेगा। 37,500, ओके, दिस वन इज सेकेंड वाला आपको दिया है। फर्स्ट वाला उन्होंने डैश बोला है, जो दिस डैश है मतलब उसको फाइंड नहीं करना है स्टूडेंट। ये भी डिडक्शन कॉलम में ये डैश है, ये भी डैश है, ये भी डैश है, ठीक है। इसको देखता हूँ स्टूडेंट्स, वाइटनर रहा तो मैं लॉक करता हूँ। नेक्स्ट देन 37,500, अच्छा 37,500 के बाद ये फाइंड करना है। नेक्स्ट वाला 1,53,000, 1,53,000,
3, क्यों ऐसा हो रहा है? बस अल्लाह खैर कर अल्लाह। 1,53,000, ओके 1,53,000 एंड टोटल इज 4,08,000। नेक्स्ट पेज पे जा रहे हैं तो ऊपर नीचे, ठीक है। दिस इज 153 अगेंस्ट व्हीकल्स, ये गलती से लिखा था। नेक्स्ट इज, मैं कॉपी करने में एक्सपर्ट नहीं हूँ स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट इज एडिशन। एडिशन इज डैश 25,000 72,500, 25,000 plant is 72,500 and 1,60,000, 160। नेक्स्ट इसका टोटल दिया है हमको, या 257,500, 257,500। अब डिडक्शन कॉलम देखो, ये भी डैश है, ये भी डैश है, ये भी डैश है। लास्ट वाला फाइंड करना है और टोटल भी हमको फाइंड करना है। चलो ठीक है। नेक्स्ट 62,500 दिया है, ये 62,500। 2,90,000 दिया है, 290 एंड 273 और टोटल दिया है हमको, यस 6,25,500। मैं स्टूडेंट्स वो सेम टेबल कॉपी कर रहा हूँ पहले, देन विल फाइंड द मिसिंग बैलेंसेस। नेक्स्ट कॉलम में आ जाओ। फर्स्ट हमको फाइंड करना है, सेकेंड दिया है 7,12,500, 5,07,500। टोटल भी फाइंड करना है और फर्स्ट आंसर और लास्ट आंसर भी फाइंड करना है, लैंड का भी और व्हीकल भी फाइंड करना है। देन दिस इज गिवन 4,00,500, ये फाइंड करना है हमको। नेक्स्ट इज 435, 4,35,000 एंड लास्ट वाला कितना है 1127, 1127। सो टोटल 29 लाख। ओके, अभी जो जो मिसिंग है स्टूडेंट्स, प्योर मैथ्स स्टूडेंट्स बड़ा आसान है। ओपनिंग बैलेंस प्लांट का फाइंड करना है स्टूडेंट, देखो बड़ा आसान है। यहाँ देखो ये कैसा होता है, ओपनिंग प्लस एडिशन माइनस क्लोजिंग तो वी गेट दिस, सॉरी माइनस रिडक्शन सो वी गेट क्लोजिंग। अच्छा, ये मिसिंग है, ओके और ये भी मिसिंग है। तो प्लांट क्या हम फाइंड कर सकते हैं? देखो प्लांट फाइंड कर सकते हैं। ओपनिंग बैलेंस मिसिंग है, डिडक्शन पता है और ये क्लोजिंग है। स्टूडेंट्स अभी रिवर्स जाएंगे तो आंसर मिल जाएगा, रिवर्स रिवर्स रिवर्स। कैसे रिवर्स जाएंगे स्टूडेंट्स? जब रिवर्स जाते हैं ना तो साइन ऑपोजिट हो जाता है मैथ्स में, है ना स्टूडेंट? जब रिवर्स जाओ तो साइन ऑपोजिट हो जाता है, तो जो डिडक्शन है वो एडिशन हो जाएगा और जो एडिशन है वो क्या हो जाएगा, डिडक्शन हो जाएगा। समझ में आया? बिकॉज वी आर गोइंग रिवर्स टू कैलकुलेट दिस आंसर। तो स्टूडेंट 7,25,000, ओके। डिडक्शन में कुछ है क्या? ये एक्चुअली मैंने गलती से लिख दिया था स्टूडेंट्स, ये गलती से लिखा था। मैंने कहा ना व्हाइटनर से मैं इसको करता हूँ, बट व्हाइटनर ढूंढना पड़ेगा। दिस इज एक्चुअली डैश है ना वहाँ पे, मैं देख लेता हूँ। इट वॉज एक्चुअली डैश स्टूडेंट्स, मैंने गलती से क्लोजिंग यहाँ पे लिख दिया था। ओके, तो 7,25,000 वी गो रिवर्स, तो प्लस 0 डिडक्शन प्लस हो जाएगा और एडिशन माइनस हो जाएगा, -0। तो +0 -0 मतलब आंसर तो सेम रहेगा स्टूडेंट। सो हियर आई विल राइट 7 लाख। पीछे मैंने कैसे लिखा है सर? हाँ, रेड पेन से लिखा है। तो 7,25,000 हो जाएगा। फॉलोड? सेम में आ जाओ इस पे स्टूडेंट्स। ये 14 लाख है क्लोजिंग, ये हमको दिया था स्टूडेंट्स, है ना? ये 2 लाख हमको दिया था ना। सो हम रिवर्स जा रहे हैं। अभी जो डिडक्शन है वो एडिशन हो जाएगा, तो 14 लाख प्लस 2 लाख तो 16 लाख। ये है क्या हमारे पास? ये तो हमको फाइंड करना है, तो ये नहीं है तो मैं कैसे फाइंड करूं? नहीं कर सकता। बट स्टूडेंट्स ये तीनों आंसर मिल गया। आई नो दिस टोटल। सो 25,90,000 माइनस 3,50,000 माइनस 7,50,000 माइनस 725। मैंने कहा ना ये प्योर मैथ्स है, अकाउंट्स नहीं है स्टूडेंट्स। आपको खाली जैसा वो जंबल करना है, कहाँ प्लस कहाँ माइनस, अच्छा ये मिसिंग है, ये बैलेंसिंग फिगर है, ऐसा करना है स्टूडेंट्स। अकाउंट्स नहीं है, प्योर मैथ्स है। व्हाट आई डिड, ये 725 प्लस रिवर्स जा रहे हैं तो +0 -0, आई गॉट दिस। फिर ये टोटल दिया है तो ये तीनों को माइनस किया तो आई गॉट दिस बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, समझ में आ गया? 765। अब स्टूडेंट्स ये मिल गया तो आई कैन फाइंड दिस। रिवर्स जाके 14 लाख प्लस 2 लाख माइनस 765, तो यू कैन गेट दिस 8,35,000। कुछ गड़बड़ तो नहीं स्टूडेंट? लेट मी चेक। हाँ, क्योंकि हाँ नहीं सही, ठीक है, करेक्ट है, करेक्ट है। दिस इज 765 बराबर है। ओके, सो वी गॉट दिस स्टूडेंट्स। समझ में आ गया? 14 लाख प्लस 2 लाख 16 लाख माइनस दिस, क्योंकि साइन ऑपोजिट हो जाएगा, रिवर्स जा रहे हो।
ये पॉजिटिव आंसर है तो इसको माइनस करना पड़ेगा, ये डिडक्शन है तो इसको मैंने ऐड किया, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स ये दोनों 8,35,000 प्लस 2,50,000 इस 10,85,000, बट टोटल कितना है 1135, तो माइनस 1135,500, तो मुझे ऊपर का आंसर मिल गया जो मिसिंग था 50,500। अगेन आई रिपीट, प्योर मैथ्स है, अकाउंट्स नहीं है स्टूडेंट्स। प्लस माइनस ऐसा आपको ध्यान देना है और आंसर फाइंड करना है। वंस अगेन पहले मैंने ये किया 725 प्लस 0 माइनस 0, आई गॉट दिस। फिर मैंने ये टोटल माइनस इससे किया तो आई गॉट 765। देन 14 लाख प्लस 2 लाख माइनस 765, आई गॉट 835। 835 आ गया, 1135,500 माइनस 835 माइनस 2,50,000, आई गॉट 50,500, ठीक है। अब स्टूडेंट्स 3,50,000 प्लस 50,500 और डिडक्शन में तो 0 है तो माइनस 0, तो आंसर विल बी 4,00,500। टोटल चेक करके देख लो, 4,00,500 प्लस 10 लाख प्लस 7,25,000 प्लस 14 लाख, तो 35,25,500। हाँ ये एक जीरो मैंने ज्यादा लिख दिया, 35, एक मिनट सुनो कितना दिया था, हाँ 35,25,500 मैंने गलत लिखा है सोने से। हाँ ये इधर लिखना चाहिए था, वो मिस्टेक हुई थी ना, मैंने क्लोजिंग बैलेंस यहाँ लिख दिया था, सेम वे ये क्लोजिंग बैलेंस यहाँ लिखना चाहिए था। ओके कुछ एरर नहीं, मतलब टोटलिंग एरर नहीं है स्टूडेंट्स, मैंने लिखते वक्त अगर आपको ध्यान हो क्लोजिंग बैलेंसेस मैंने गलती से डिडक्शन कॉलम में लिख दिया, सेम वे ये क्लोजिंग बैलेंस का टोटल था, गलती से मैंने डिडक्शन कॉलम में लिखा था। इसका टोटल दे हैव गिवन अस, इसका टोटल दिया था उन्होंने 2 लाख हमको, ये हमने फाइन नहीं किया, 2 लाख दिया था। ये गलती से क्लोजिंग बैलेंस का टोटल इनिशियली मैंने यहाँ लिख दिया, वो मैं भी यहाँ, तो मैंने मैच करके देख लिया, मेरे सारे आंसर्स करेक्ट है। हाँ ये मिस्टेक हुई थी स्टूडेंट्स, क्लोजिंग बैलेंस शुड बी रिकॉर्डेड हियर, मैंने गलती से यहाँ लिखा था, सेम वे क्लोजिंग बैलेंस का टोटल यहाँ लिखना चाहिए था, मैंने यहाँ लिखा, ये मिस्टेक हुआ था मुझसे। ओके बाकी तो ठीक है ना, हो जाए यहाँ पे लैंड ये 000 है, तो ओपनिंग बैलेंस, चलो पहले ये कंप्लीट करते हैं स्टूडेंट्स, क्या फाइंड करना है, ये तो सब अब ये फाइंड करना है। तो ओपनिंग 1, अच्छा रिवर्स जाके कर ले, 2,73,000 माइनस, ये तो फाइंड करना है, तो जो एडिशन है वो माइनस होगा, माइनस 1,60,000, गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूँ, एक मिनट चेक कर लो, 153 है ये, 150, यस ये 160 है, यस, एंड दिस इज 273,000, 2,73,000, ठीक है। तो मुझे ये फाइंड करना है, इजीली फाइंड कर सकते हैं, 1,53,000 प्लस 1,60,000 टोटल माइनस 273, तो 1,53,000 ये कैलसी मेरा 1,60,000 माइनस करना है 1,53,000 ओपनिंग प्लस एडिशन 1,60,000, यहाँ तो फाइंड करना है एंड क्लोजिंग, सो माइनस 273, तो आई विल गेट द क्लोजिंग 40,000। कभी कभी मेरा कैलसी धोखा दे जाता है स्टूडेंट्स, 40,000, 1,53,000, हम लोग ऐसे जाएंगे तो सेम साइन, रिवर्स में आएंगे तो ऑपोजिट साइन, सो ओपनिंग प्लस एडिशन माइनस क्लोजिंग किया तो बैलेंसिंग फिगर। स्टूडेंट्स ये सब निल है, सो टोटल शुड बी 40,000। ये भी सब फिल हो गया। अभी यहाँ आ जाओ स्टूडेंट्स, मैंने ऑलरेडी यहाँ लिखा है ओपनिंग नेट ब्लॉक कैसे फाइंड करने का, ओपनिंग कॉस्ट माइनस ओपनिंग डेप्रिसिएशन। लैंड का ओपनिंग कॉस्ट 3,50,000, कोई ओपनिंग डेप्रिसिएशन है क्या, ओपनिंग डेप्रिसिएशन नहीं है तो माइनस 0, सो 350 आ जाए, ओपनिंग कॉस्ट माइनस ओपनिंग डेप्रिसिएशन। सेम वे व्हीकल्स, ओपनिंग कॉस्ट 765 माइनस ओपनिंग डेप्रिसिएशन, दिस इज ओपनिंग डेप्रिसिएशन 153, तो स्टूडेंट 6,12,000, तो हम लोग ये टोटल अब फाइंड कर सकते हैं, 612 प्लस 507,500 प्लस 7,12,500 प्लस 3,50,000, इट कम्स टू 21,82,000, ठीक है। क्लोजिंग कॉस्ट फाइंड करना है तो कैसे, सॉरी क्लोजिंग नेट ब्लॉक, क्लोजिंग कॉस्ट माइनस क्लोजिंग डेप्रिसिएशन, बिल्डिंग का फाइंड करना है, ये क्लोजिंग कॉस्ट है उसका 10 लाख, क्लोजिंग डेप्रिसिएशन यहाँ है स्टूडेंट्स 62,500 माइनस 62,500, इट कम्स टू 9,37,937,500। टोटल मैच करके देख लो क्योंकि टोटल दिया है ना, सो 9,37,500 प्लस 4,05,000 प्लस 435 प्लस 11,27,000,
सो देखो 29 लाख टोटल मैच होता है, यानी आंसर्स हमारे करेक्ट है। आगे समझ, यहाँ मैं मिस्टेक किया था स्टूडेंट्स एट द टाइम ऑफ, ये अमाउंट्स क्वेश्चन में दिया था, मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं किया, बट ये अमाउंट्स क्लोजिंग कॉलम में दिया था, मैंने गलती से यहाँ लिख दिया। ओके, इट वॉज माई मिस्टेक। तो मैंने कैंसिल किया, कैंसिल करके फिर क्लोजिंग में लिखा उसको, ये मिस्टेक था। बाकी कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं है स्टूडेंट्स, ठीक है, देयर इज नो कैलकुलेशन मिस्टेक, दीज अमाउंट्स वर गिवन फॉर क्लोजिंग कॉलम, बट जल्दी जल्दी में मैंने ध्यान नहीं दिया, एंड रिकॉर्डेड अंडर डिडक्शन, तो उसको ऐसा कैंसिल करके मैंने फिर यहाँ लिखा, ठीक है। सो इट इज प्योर मैथ्स एंड नथिंग एल्स। अच्छा, मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये 29 लाख कहाँ जाएगा, गोज टू बैलेंस शीट। देखो मैंने ऊपर भी लिखा था गोज टू बैलेंस शीट, और स्टूडेंट्स वो ऑलरेडी हम लिख चुके हैं क्योंकि ट्रायल बैलेंस में दिया था, ठीक है। आगे समझ में, we have already recorded that 29 lakh, this was given in trial balance, the very first item। तो हो गया हमारा ये क्वेश्चन पूरा। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, ये नंबर 7 तो मैंने आपको बता दिया पूरा फिल। अभी ये जो है ना, ये सब आप क्लोज करो, रिकॉर्ड इन बैलेंस शीट, ये सब क्लोज करके जो भी टोटल आता है टोटल करके यहाँ पे बैलेंस शीट में लिखो, और बैलेंस शीट का टोटल आपको करना है, ठीक है। टैली होगा इंशाल्लाह, नो नीड टू वरी, क्योंकि कोई ऐसा डिफिकल्ट एडजस्टमेंट तो था नहीं स्टूडेंट, सब सिंपल से एडजस्टमेंट्स थे, ठीक है। बायबैक इंपॉर्टेंट था, वो भी सिंपल, यहाँ से माइनस किया, सीआरआर लिखा और इक्विटी शेयर से माइनस किया। मैं यहाँ लिख देता हूँ, बायबैक का एडजस्टमेंट नंबर क्या था स्टूडेंट, इट वाज एडजस्टमेंट नंबर 2। सो फॉर योर रेफरेंस आई एम राइटिंग एडजस्टमेंट 2 का हमने क्या इफेक्ट दिया, लेस फ्रॉम इक्विटी शेयर कैपिटल, कितना लेस किया, 4 लाख। ओके, देन अगेन लेस फ्रॉम, उन्होंने कहा था कि जनरल रिजर्व यूज करो, जनरल रिजर्व कितना स्टूडेंट्स, 4 लाख। एंड अगेन फिर क्या था स्टूडेंट्स, फिर हमने सीआरआर लिखा, रिकॉर्ड कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, हमने कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व लिखा 4 लाख। ये 3 इफेक्ट, शेयर कैपिटल से माइनस किया था, ईयर आई डिडक्टेड वर्किंग नोट में 4 लाख, एंड आई रिकॉर्डेड नेट आंसर। जनरल रिजर्व से माइनस किया एंड रिकॉर्डेड सीआरआर कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। ये 3 इफेक्ट्स हमने एडजस्टमेंट 2 का किया। दिस वाज द ओनली इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट। और नंबर 1 तो फिक्स एसेट शेड्यूल था, वो मैंने फिल कर दिया पूरा। अब आपको सिर्फ क्या करना है स्टूडेंट्स, ये सबका टोटल करो, और टोटल करके बैलेंस शीट में लिखना है आपको, ठीक है, और कुछ नहीं करना है, सब एडजस्टमेंट सब कुछ कर लिया हमने। ओके, दैट्स ऑल। ये फिक्स एसेट शेड्यूल। We are solving April 2005. April 2005. Following balances are extracted from the books of Sure Success Company Limited as on 31st December 2004. Freehold factory premises, fixed asset. Leasehold office premises, fixed asset. Bank balance, cash and cash equivalent. Vehicles, fixed asset. Plant and machinery, fixed asset. Debtors, trade receivables. Computer, fixed asset. Goodwill with fixed asset, intangible, stock, inventories, cash in hand, cash and cash equivalent, advance income tax they have given us for 2 years. So provision for tax के against में adjust करेंगे, okay? Then 2 lakh equity shares of rupees 10 each, share capital, 5,000 6% debentures of 100 each, long-term borrowing, general reserve, reserves and surplus, sinking fund for leasehold premises, reserves and surplus, profit and loss account, reserves and surplus. अच्छा, balance brought down, net profit after tax they given, and minus debenture interest. Okay. Then provision for tax, and again provision for tax. So we will adjust it against advance tax. During the current year, income tax assessment for accounting year 2003 is completed with a gross demand of 1,35,000, but no effect of the same is given in accounts of the current year. Students, first time ये adjustment हम लोग करने जा रहे हैं, okay? It's totally new for you. We'll discuss it later on. इसका effects क्या होता है? Board of Directors decided to provide 20% bonus on the year's salary of rupees 1 lakh, 10% sinking fund on leasehold premises, rupees 5,000 as director fees, 5% dividend for the year to the shareholders, transfer rupees 50,000 to general reserve. Considering the above trial balance and adjustments, and assuming that there will be no change in provision for tax of accounting year on account of changes, if any,
prepare profit and loss account for year ended December 2004 and balance sheet is on that date in vertical form, keeping in mind the prescribed formats. Okay, so they have asked profit and loss account as well as balance sheet, दोनों पूछा है स्टूडेंट्स अभी उन्होंने, ठीक है. अच्छा सॉरी मैं स्टेट बैलेंस शीट का फॉर्मेट कहाँ रखा, आई एम सॉरी स्टूडेंट्स. Okay, so balance sheet का format तो you know students. P&L statement is this one. कहाँ गया? हाँ. Okay, profit and loss statement. This is the format for profit and loss statement students. Okay, ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है स्टूडेंट्स, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में दे हैव नॉट गिवन मेनी ट्रांजैक्शंस स्टूडेंट्स, ठीक है, बड़ा आसान है वो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट. सो दे हैव आस्क्ड बोथ प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट ऑल्सो. सो बैलेंस शीट तो आपने बायबैक में भी किया, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन एंड फाइनल अकाउंट्स, फ्यू इनिशियल 8-10 क्वेश्चंस वी हैव डन ओनली ऑन बैलेंस शीट. अभी इसमें बैलेंस शीट एज वेल एज P&L पूछा है, तो दिस इज द फॉर्मेट फॉर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट. ओके, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का सिंपल मीनिंग सेल्स स्टूडेंट्स, सेल्स यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है, जो कंपनी का कोर बिजनेस है. ओके, उससे जो इनकम होता है, उससे जो रेवेन्यू आता है, दैट इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. कंपनी का जो कोर बिजनेस होगा, मेजर बिजनेस होगा, उसका जो सेल्स रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड हियर. व्हाट इज अदर इनकम, जैसे हम लोग कहते हैं ना रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ओके, दैट इज अदर इनकम स्टूडेंट्स. तो दोनों का टोटल इज टोटल रेवेन्यू. एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम, ये आपने कॉस्ट शीट में सीखा होगा. ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ मटेरियल्स प्लस कैरेज इनवर्ड ऑन मटेरियल्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल्स, ये सेम चीज है स्टूडेंट्स, कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स. परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड मतलब स्टूडेंट्स किसी का मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस होता है, सो दे रिक्वायर रॉ मटेरियल्स, है ना. कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जहां पे आप फिनिश गुड्स खरीदते हैं, फिनिश गुड्स बेचते हैं, यू डोंट डू मैन्युफैक्चरिंग, है ना, ट्रेडिंग करते हैं आप. सो दैट इज व्हाट इज परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, जिसका ट्रेडिंग का बिजनेस है. चेंजेस इन इन्वेंट्रीज मतलब स्टूडेंट्स क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक का डिफरेंस यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है. ओके, एम्प्लॉइज बेनिफिट मतलब एम्प्लॉइज का सैलरी, एम्प्लॉइज का PF, ऑल दोज सच एक्सपेंसेस. फाइनेंस कॉस्ट मतलब स्टूडेंट्स इंटरेस्ट पेड, ध्यान रखना, इंटरेस्ट रिसीव्ड होगा तो अदर इनकम, इफ इट इज इंटरेस्ट रिसीव्ड अदर इनकम, बट इंटरेस्ट पेड होगा तो फाइनेंस कॉस्ट, इंटरेस्ट पेड. डेप्रिसिएशन आपको पता है, नो नीड टू एक्सपेंस. अमोर्टाइजेशन मतलब एक्सपेंसेस राइट ऑफ करते हैं ना, वो यहाँ पे आता है. एंड अदर एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस मतलब जिसका अपना कोई हेड नहीं है, वो सारे एक्सपेंस यहाँ आएंगे. फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस यहाँ पे आ जाएगा, टेलीफोन चार्जेस यहाँ पे आ जाएगा, रेंट रेट टैक्सेस यहाँ पे आ जाएगा, ऑडिटर्स फीस यहाँ पे आ जाएगा, मैनेजिंग डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन, डायरेक्टर फीस, वो सब अदर एक्सपेंसेस है, क्योंकि उनका अपना हेड नहीं है. हेड किसका है, मटेरियल्स का है, फिनिश गुड्स का है, चेंजेस इन इन्वेंट्रीज, एम्प्लॉय से रिलेटेड, इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन. रेस्ट जितने एक्सपेंस है वो सब यहाँ पे लिखना है. तो इसको हम कहते हैं रेसिडुअल हेड्स. रेसिडुअल का मतलब स्टूडेंट्स क्या, जिसका अपना कोई हेड नहीं है, दैट एक्सपेंस विल बी रिकॉर्डेड हियर. सो वी गेट टोटल एक्सपेंस, फिर टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंस, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर ये साल का इनकम टैक्स एक्सपेंस मतलब प्रोविजन फॉर टैक्स, ये साल का टैक्स लिखो. कि एक्सेस शॉर्ट प्रोविजन फॉर टैक्स अभी ये क्वेश्चन में आएगा स्टूडेंट्स, द वन व्हिच वी आर सॉल्विंग नाउ, तो मैं आपको जब एक्सप्लेन करूंगा. तो यू विल गेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेस प्रोविजन फॉर टैक्स, फिर ये एक्सेस शॉर्ट जैसा भी होगा प्लस माइनस करके फाइनल आंसर इज प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड. दिस गोज टू बैलेंस शीट अंडर रिजर्व्स एंड सरप्लस. तो ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हो गया स्टूडेंट, ठीक है. नाउ विल स्टार्ट विद द, हाँ पहले हम लोग डिसाइड कर लेते हैं नोट्स कितने बनाने. अच्छा, ऑलवेज बैलेंस शीट से स्टार्ट करने का स्टूडेंट्स. फाइनल अकाउंट्स ना पहले बैलेंस शीट बनाया जाता है स्टूडेंट्स. कंपनी फाइनल अकाउंट्स में फर्स्ट यू ड्रॉ बैलेंस शीट. यहाँ पे बैलेंस शीट है, यस इस पे भी है बैलेंस शीट. आई एम यूजिंग दिस वन, ये यूज करता हूँ मैं. सो पहला क्या है स्टूडेंट्स, इक्विटी शेयर कैपिटल, ये शेयर कैपिटल दिया है, सो दैट विल बी नंबर 1. रिजर्व एंड सरप्लस था, है ना, नेट प्रॉफिट वगैरह उसने दिया था हमको, सो नंबर 2. लॉन्ग टर्म बोरिंग्स था स्टूडेंट्स, कोई डिबेंचर्स, ये इज नंबर 3. देयर इज नो लॉन्ग टर्म प्रोविजन. शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं. ट्रेड पेबल्स था स्टूडेंट्स, आई डोंट थिंक सो. क्रेडिटर्स वगैरह ऐसा कुछ तो दिया नहीं था स्टूडेंट्स, ट्रेड पेबल्स नहीं था. अदर करंट लाइबिलिटी है स्टूडेंट्स. 4. शॉर्ट टर्म प्रोविजन स्टूडेंट्स, शॉर्ट टर्म प्रोविजन है क्या, यस स्टूडेंट्स है. 5. फिक्स्ड एसेट हमको दिया था उन्होंने, यस देयर आर सम 5-6 फिक्स्ड एसेट, दैट विल बी नंबर 6. नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, आई डोंट थिंक सो स्टूडेंट्स, इन्वेस्टमेंट नहीं था ये क्वेश्चन में, जाने दो. लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस नहीं है. अदर नॉन करंट एसेट, अदर नॉन करंट एसेट एनी फिक्टिशियस एसेट नहीं है स्टूडेंट्स. करंट इन्वेस्टमेंट्स नहीं है. इन्वेंट्रीज एनी स्टॉक इन ट्रेड था,
डेबिट साइड पे स्टॉक था ये स्टूडेंट्स, इन्वेंट्रीज, दैट विल गो टू नंबर 7. ट्रेड रिसीवेबल्स, डेटर्स था स्टूडेंट, डेटर्स, या सन्डे डेटर्स दे हैड गिवन 8, दैट विल बी 8. कैश एंड कैश इक्विवेलेंट था 9. शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, प्रीपेड एक्सपेंस वगैरह नहीं, अदर करंट एसेट नहीं है स्टूडेंट्स. अदर करंट एसेट है शायद, आएगा, एक आना चाहिए, देखते हैं स्टूडेंट्स, नो नीड टू वरी, आएगा तो आई विल एक्सप्लेन. ठीक है, जैसे ना नंबर 1 उसका शायद इफेक्ट अदर करंट एसेट में शायद, राइट नाउ अभी कंफर्म नहीं है. ओके, देन 8 यहाँ तक हो गया, 9 सॉरी. तो अगर कंटिंजेंट लायबिलिटी होगा, ये केस में नहीं है, सो दैट विल बिकम 10. तो पीएनएल का स्टार्ट होगा फिर 11 से स्टूडेंट्स. प्लीज रिमेंबर, हमेशा बैलेंस शीट के नोट्स नंबर डालने का पहले, विच वन इज रिक्वायर्ड, अकॉर्डिंगली वो सीक्वेंस में सब आपने नंबर डाला. इफ देर इज कंटिंजेंट लायबिलिटी दैट विल बिकम 10 बिकॉज इट इज ऑलवेज आउटसाइड बैलेंस शीट, तो आप कंटिंजेंट लायबिलिटी बनाएंगे, दैट विल बिकम 10. बट ये केस में कंटिंजेंट लायबिलिटी नहीं है, सो दैट मीन्स अभी पीएनएल जब स्टार्ट करोगे ना स्टूडेंट्स, सो दैट विल बी 10, 11, 12, 13 ऐसा होता है. ओके, देर इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं दिया स्टूडेंट्स. अदर इनकम एनी इंटरेस्ट रिसीव नहीं दिया स्टूडेंट्स. ओके, देर इज नो अदर इनकम. ये केस में बड़ा सिंपल है, प्रॉफिट एंड लॉस, उन्होंने डायरेक्टली हमको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे दिया है. एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस है क्या, बोनस दिया है, डायरेक्टर्स फीस दिया है. ओके, नो नीड टू वरी स्टूडेंट्स. सो PNL में in this case we don't require any notes for the simple reason ना स्टूडेंट्स, PNL से रिलेटेड सिर्फ 2 ट्रांजैक्शन है. फर्स्ट टाइम हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो आपको ट्रिकी लगेगा, नो नीड टू वरी. PNL में in this case there are only 2 transactions. Why I'm solving this question? I want to solve just because of balance sheet. ये लास्ट क्वेश्चन है जिसमें सिर्फ बैलेंस शीट बनानी है. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑनवर्ड्स 2 क्वेश्चन पीएनएल वाला करेंगे एंड देन विल स्टार्ट विद फुल फ्लेज फाइनल अकाउंट्स, बैलेंस शीट पीएनएल, बैलेंस शीट पीएनएल. व्हाई आई एम सॉल्विंग दिस वन एट दिस स्टेज, क्योंकि इसका फर्स्ट एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, एंड ज्यादातर ट्रांजैक्शन सब 95% ट्रांजैक्शन सब बैलेंस शीट से रिलेटेड है. पीएनएल में सिर्फ 2-3 ट्रांजैक्शन आएंगे, ज्यादा नहीं आएंगे स्टूडेंट्स. सो वी डोंट रिक्वायर एनी नोट्स फॉर पीएनएल इन दिस केस. ओके, तो हम लोग पहले बैलेंस शीट के ये जो हमने 9 डिसाइड किए, नंबर 9, ये सब ड्रॉ कर लेते हैं. नंबर 1 हमने डिसाइड किया शेयर कैपिटल, नोट्स टू अकाउंट्स, ऑथराइज कैपिटल ये केस में नहीं दिया है स्टूडेंट्स. ओके, बट स्टिल वी हैव टू राइट द हेडिंग, तो लिखना पड़ेगा. Authorized is not given. एक लाइन is okay because authorized is not given. Issued, subscribed, paid up. There was only equity share ना, एक preference shares on 2 lakh, equity shares on so and so, and there is no adjustment. So 2 लाइन में हो जाएगा, 2-3 लाइन में. So number 2 will be रिजर्व्स एंड सरप्लस. इसमें पीएनएल था एंड देयर वाज नो जनरल रिजर्व वगैरह, सिर्फ पीएनएल स्टूडेंट्स. ओके, नो नीड टू वरी, 3-4 लाइन छोड़ते हैं खाली बस. एक्चुअली 2 लाइन में भी हो जाएगा. नंबर 3 क्या था, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स. नेक्स्ट नंबर 4 अदर करंट, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स एक ही था स्टूडेंट्स. डिबेंचर्स था ना, ये जस्ट डिबेंचर एक ही है. नेक्स्ट इज अदर करंट लायबिलिटी. दिस इज नॉट गिवन इन ट्रायल बैलेंस, ये एडजस्टमेंट में है अदर करंट लायबिलिटी. फर्स्ट टाइम हम लोग करने जा रहे हैं वो एडजस्टमेंट स्टूडेंट्स. अदर करंट लायबिलिटी विल लीव सम 4-5 लाइंस फॉर दैट. नंबर 5 क्या था, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस. ये ट्रायल बैलेंस में था, वो प्रोविजन फॉर टैक्स एंड एडवांस टैक्स एडजस्ट करना है, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस. नेक्स्ट इज 1, 2, 3. नंबर 6 था फिक्स्ड एसेट. यहाँ पे ऐसा नहीं दिया स्टूडेंट्स को, डिटेल्स नहीं है, कॉस्ट, डिप्रिसिएशन, WDV. चलो हो जाएगा यहाँ पे. नंबर 7 था इन्वेंट्रीज. नंबर 8 ट्रेड रिसीवेबल.
Debtors and bills receivable. I think only debtors was given. So debtors का bills receivable ना due for more than 6 months ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है. So number 9 was cash and cash equivalent. Cash and cash okay. Now we'll start with postings first. पहला postings करते हैं. स्टार्ट करें. फ्री होल्ड फैक्ट्री प्रीमाइसेस स्टूडेंट. सो फिक्स्ड एसेट, देयर इज नो एडजस्टमेंट. डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख सकते हैं फ्री होल्ड फैक्ट्री प्रीमाइसेस. कितना दिया है फ्री होल्ड फैक्ट्री प्रीमाइसेस? 6 लाख. आउटर कॉलम स्टूडेंट्स नो एडजस्टमेंट, कोई डेप्रिसिएशन वगैरह नहीं. लीज होल्ड ऑफिस प्रीमाइसेस. लीज होल्ड leasehold office premises is 5 lakh. Bank balance, that is students what? Cash and cash equivalent. Cash at bank. How much it is given bank balance? 60,500. 60,500. Next is after bank balance. Vehicles, again fixed asset students. Vehicles, how much it is given? 315 है ना? 315,000. Okay, 315,000. Next is vehicles के बाद उन्होंने दिया प्लांट एंड मशीनरी 8,30,000. Plant and machinery 8,30,000. Next is debtors, trade receivables students, sundry debtors. Debtors, how much it is given? 2,40,240. Next is goodwill. Goodwill 2 lakh. Students, लास्ट पहले भी आया था. गुडविल डायरेक्टली बैलेंस शीट में अगेंस्ट इंटैंजिबल. ये इंटैंजिबल है ना, इंटैंजिबल के अगेंस्ट में. इट्स अ फिक्स्ड एसेट बट इंटैंजिबल. तो इंटैंजिबल के अगेंस्ट में 2 लाख इज योर गुडविल. ओके. नेक्स्ट गुडविल के बाद क्या दिया? स्टॉक इन्वेंट्रीज 1,30,000. इट इज इन्वेंट्रीज 1,30,000. नेक्स्ट क्या है? नंबर 7 में गया स्टॉक. कैश इन हैंड, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. कैश इन हैंड 1950. एडवांस इनकम टैक्स देखो वहां पे 2 साल का है, 2003 का 4 का. आई एम डिस्कसिंग ओनली 2004. 2003 का भी डिस्कस नहीं कर रहा हूं बिकॉज देयर इज एडजस्टमेंट नंबर 1 फॉर दैट. ठीक है. So students, अभी एडवांस इनकम टैक्स डेबिट साइड 2004 it is 1,75,000. Provision for tax on credit side for 2004 it is 1,80,000. So provision for tax is a bigger amount. तो short term provisions में आएगा. Provision for tax. How much it is given? 1,80,000 inner column. और एडवांस टैक्स बिगर होता है तो हम लोग अदर नॉन करंट एसेट में लिख देते हैं. एडवांस टैक्स कितना दिया है? 175. दिस इज फॉर, ध्यान रखना 2004 का मैंने डिस्कस किया है. 2003 का क्यों नहीं लिखा स्टूडेंट्स? बिकॉज देयर इज एडजस्टमेंट फॉर दैट. दिस इज फॉर 2004. और सेट ऑफ करना है तो दोनों सेम ईयर का होना चाहिए ना स्टूडेंट्स. लॉजिकल है ना, सेट ऑफ करना है तो दोनों सेम ईयर का. ऐसा नहीं है 2003 ये 2004, ऐसा नहीं करना. ओके. नाउ क्रेडिट साइड पे आ जाओ. एडवांस टैक्स 2003 का बाकी है स्टूडेंट्स. विल रिकॉर्ड दैट. 2 lakh equity shares of 10 each. So issued subscribed में 2 lakh equity shares of rupees 10. 20 lakh. 5,000 6% debentures of 100 long term borrowings. 6% debenture. Debentures का नंबर लिखना जरूरी नहीं है स्टूडेंट्स. शेयर कैपिटल में नंबर लिखना कंपलसरी होता है. 6% debentures they have given us 5 lakh. ठीक है. नेक्स्ट इज व्हाट?
जनरल रिजर्व रिजर्व्स एंड सरप्लस में आएगा स्टूडेंट्स. देयर इज नो नॉन डिविजिबल प्रॉफिट, तो यहाँ लिख लेते हैं हम लोग जनरल रिजर्व. सिंकिंग फंड भी है ना, हाँ ठीक है. जनरल रिजर्व हाउ मच इट इज गिवन 75,000. आउटर कॉलम कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है, ट्रांसफर वगैरह नहीं है स्टूडेंट्स. सो आउटर कॉलम डायरेक्टली 75,000. नेक्स्ट इज सिंकिंग फंड. सिंकिंग फंड इज ऑल्सो अ रिजर्व स्टूडेंट्स. सिंकिंग फंड फॉर लीज होल्ड प्रीमाइसेस. हाउ मच इट इज गिवन 15,000. और स्टूडेंट्स उसका उन्होंने ना कुछ एडजस्टमेंट भी दिया है, सो आई एम रिकॉर्डिंग इट टू इनर कॉलम. बाद में देखते हैं हम लोग, ठीक है. एडजस्टमेंट है उसका, एडजस्टमेंट नंबर 2 है. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टूडेंट्स, बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा है ना, बैलेंस ब्रॉट डाउन, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डिबेंचर इंटरेस्ट दे हैव गिवन. पीएनएल अकाउंट में इसको रिकॉर्ड करेंगे. सो बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओके बाद में रिकॉर्ड करते हैं स्टूडेंट्स, नो नीड टू वरी. नेक्स्ट प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर द ईयर 2003, वो तो जाने तो उसका एडजस्टमेंट है. प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर द ईयर 2004 वो ऑलरेडी हमने रिकॉर्ड कर लिया. सो पोस्टिंग्स डन, मगर हमने अभी एडवांस टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स और पीएनएल नहीं लिखा है. ओके एडवांस टैक्स और अभी वो तो हो जाएगा. एडजस्टमेंट नंबर 1, फर्स्ट टाइम वी आर सॉल्विंग दिस एडजस्टमेंट. During the current year, income tax assessment for accounting year 2003 is completed with a gross demand of 1,35,000, but no effect of the same is given in the accounts of the current year. Students, अभी मैं एक नोट लिख रहा हूँ आपके रेफरेंस के लिए. When income tax assessment एडजस्टमेंट इज गिवन, जब भी आपको ये इनकम टैक्स असेसमेंट एडजस्टमेंट मिलेगा तो क्या करना है. इज गिवन, यहां पे कौन सा साल का दिया, 2003 का. देन एडवांस टैक्स स्लैश प्रोविजन फॉर टैक्स, दोनों की बात करो. एडवांस टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर विच एडजस्टमेंट इज गिवन. यहां पे वो एडजस्टमेंट किससे रिलेटेड, 2003 से इज गिवन. शुड नॉट बी रिकॉर्डेड इन नोट्स. ये नोट्स पे मत लिखना उसको, ये जो हम सब नोट्स बनाते हैं ना, मतलब हम शॉर्ट टर्म प्रोविजन में लिखते हैं ना, प्रोविजन फॉर टैक्स माइनस एडवांस टैक्स. तो सिंस व्हेन इनकम टैक्स असेसमेंट एडजस्टमेंट इज गिवन, देन एडवांस टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स for which adjustment is given, मतलब for the year which, for the year मैं लिख चलो, for year which adjustment is given. जिस साल का आपको एडजस्टमेंट दिया है उस साल का, for the year for which adjustment is given, for that year ना advance tax and provision for tax don't record in notes. okay? वही मैंने लिखा है, इसके लिए मैंने नोट्स में नहीं लिखा. करना क्या, इंस्टेड उसकी जगह करना क्या, इंस्टेड मेक these two equations, ये दो इक्वेशन बनाने का स्टूडेंट्स. ग्रॉस डिमांड माइनस एडवांस टैक्स, और सेकेंड इक्वेशन होता है ग्रॉस डिमांड माइनस प्रोविजन फॉर टैक्स. अगर आपने इनकम टैक्स पढ़ा होगा स्टूडेंट्स, व्हाट इज असेसमेंट, नॉर्मली क्या होता है, ये साल जो हमने इनकम कमाया, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है 31 मार्च. अभी जैसा हमारा प्रैक्टिकल एग्जांपल, हमारा 31 मार्च 2020 फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ था. सो फ्रॉम 1 अप्रैल 19 31 मार्च 20 जो भी मैंने कमाया है, दैट इंफॉर्मेशन, दैट डेटा आई विल सबमिट इन द फॉर्म ऑफ रिटर्न्स. मैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करूंगा 31 मार्च 20 के बाद. अप्रैल 19 से 31 मार्च 20 तक जो भी मैंने कमाया है, वॉट एवर इज माई इनकम, उसका पूरा डेटा डिटेल्स में इनकम टैक्स रिटर्न के फॉर्म में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सबमिट कर दूंगा. फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ना असेसमेंट करता है. असेसमेंट का सिंपल मीनिंग क्या है ना, वो चेक करता है कि जो भी आपने कैलकुलेशंस वगैरह किया है वो ठीक है कि नहीं है स्टूडेंट. दैट इज असेसमेंट. ऐसा आपको शॉर्ट में ऐसा समझ लो उसको, ठीक है. तो क्या हुआ स्टूडेंट्स, 2003 में आपने प्रोविजन फॉर टैक्स एडवांस टैक्स भरा था, और अभी करंट ईयर में आके 2004 में आपका असेसमेंट हो रहा है. नॉर्मली ऐसा ही होता है. इनकम आपने कमाया, हमारा प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या है, 1920 में आपने कमाया वो इनकम, बट असेसमेंट नेक्स्ट ईयर में होगा. नेक्स्ट ईयर मतलब 2021. जो लोगों ने इनकम टैक्स पढ़ा है उनको तो ये आइडिया होगा.
तो जो साल आप इनकम कमाते हैं उसको प्रीवियस ईयर कहते हैं। जिस साल वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपका चेकिंग करता है ना, आप रिटर्न सबमिट करते हो, उसके बाद जब चेकिंग होती है, दैट इज नोन एज असेसमेंट ईयर। आपको सिंपल वर्ड्स में समझाने के लिए स्टूडेंट्स, ठीक है। तो असेसमेंट का मतलब क्या है ना स्टूडेंट्स, कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपका रिटर्न चेक करेगा, उनको लगा कि ठीक है भाई ये कैलकुलेशंस हैं, okay, they made the calculation and what way they decided, see अभी पढ़ो, during the current year income tax assessment for accounting year 2003, ऊपर ट्रायल बैलेंस का डेट देखो 2004 का है, सो 2003 मतलब पास्ट ईयर हो गया। मैंने वही कहा ना, इनकम आपका पास्ट ईयर का होता है, असेसमेंट अभी हो रहा है, ठीक है। 1920 का इनकम का असेसमेंट कभी होगा, 2021 में स्टूडेंट्स, ठीक है। सो फॉर द अकाउंटिंग ईयर 2003 इज कंप्लीटेड, मतलब टैक्स डिपार्टमेंट है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, उसने आपका सब चेक कर लिया रिटर्न्स, फिर उसके बाद वो लोग क्या बता रहे हैं, इज कंप्लीटेड विद अ ग्रॉस डिमांड ऑफ 1,35,000, जिसने आपका रिटर्न चेक किया ना इनकम टैक्स ऑफिसर ने, वो कहता है भाई आपके ऊपर टैक्स लाइबिलिटी ना 1,35,000 की आ रही है। दैट इज द मीनिंग ऑफ टर्म ग्रॉस डिमांड। वो आपसे इतना मांग रहा है सब चेकिंग करने के बाद कि ठीक है आपने रिटर्न फाइल किया, मैंने सब कैलकुलेशन चेक कर लिया आपका, आफ्टर मेकिंग ऑल दोज कैलकुलेशन यू हैव टू पे अस 1,35,000, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कह रहा है। बट फिर आप उसको रिमाइंड करोगे, सर आप ये 2003 का मांग रहे हो ना, वहां पे लिखा है ना फॉर द अकाउंटिंग ईयर 2003, तो आप उसको रिमाइंड करोगे, सर ठीक है 2003 का आप मुझसे इतना मांग रहे हो, बट मैं ऑलरेडी एडवांस टैक्स भर चुका हूँ 1,45,000, प्लीज रेफर ट्रायल बैलेंस एडवांस टैक्स ऑफ 2003, आपके रेफरेंस के लिए यहाँ लिख देता हूँ, प्रोविजन फॉर टैक्स भी 2003 का है, ठीक है, क्योंकि असेसमेंट 2003 का है तो एडवांस टैक्स और प्रोविजन फॉर टैक्स भी 2003 का ही लिखना है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो उसने आपसे मांगा 135, तो आप क्विकली उसको रिमाइंड करोगे, सर ठीक है आप 135 मांग रहे हैं, मैं तो आपको ऑलरेडी 145 पे कर चुका हूं। तो स्टूडेंट्स ये 10,000 क्या होगा, ये रिफंड आएगा स्टूडेंट्स, रिफंड आएगा, आपको वापस मिलेगा क्योंकि आपने एक्सेस पे किया। इज आस्किंग 135 और आपने ऑलरेडी पे कितना कर दिया है 145, यू कैन रेफर द ट्रायल बैलेंस, सेकेंड लास्ट आइटम, ठीक है। सेम वे वो मांग रहा है 135। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म प्रोविजन, अकाउंट्स में हम प्रोविजन किसको कहते हैं, प्रोविजन मतलब सर्टन अमाउंट केप्ट असाइड, मतलब आप प्रोवाइड, अकाउंट्स में प्रोवाइड कर रहे हो, मतलब आप तैयारी करके रखते हो, ओके, कि फ्यूचर में ये खर्चा होने वाला है, उसकी तैयारी मैंने अभी कर ली, ओके, दैट इज द मीनिंग ऑफ टर्म प्रोवाइड। तो आपने लास्ट ईयर प्रोविजन फॉर टैक्स कितना प्रोवाइड किया था 2003 में 1,50,000, आपने दिमाग में ऐसा सोच लिया था आपके कैलकुलेशन के हिसाब से कि मेरे ऊपर टैक्स लाइबिलिटी 1,50,000 की आएगी, तो आई एम रेडी फॉर दैट, उतना आपने प्रोवाइड करके रखा था, ओके, केप्ट असाइड, उतना आपने बचा के रखा था स्टूडेंट्स, ठीक है। मगर लाइबिलिटी कितने की आई 1,35,000, तो कम आई ना लाइबिलिटी स्टूडेंट्स, तो इसको कहते हैं स्टूडेंट्स शॉर्ट प्रोविजन, इसको कहते हैं क्या, शॉर्ट प्रोविजन। तो दिस इज द इक्वेशन। सो व्हेनेवर दे गिव अस इनकम टैक्स असेसमेंट, जिस साल का वो असेसमेंट होगा वो साल का एडवांस टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स नोट्स में मत लिखना, इंस्टेड ऑफ दैट ये दो इक्वेशन बनाना, सिंपल सा इक्वेशन है, क्रॉस डिमांड माइनस एडवांस टैक्स, क्रॉस डिमांड माइनस प्रोविजन फॉर टैक्स। ये एंट्रीज लिख के भी कर सकते हैं स्टूडेंट, बट एंट्रीज से स्टूडेंट्स को जल्दी क्लिक नहीं होता है, तो मैं ऐसा इक्वेशन बना लेता हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है। ग्रॉस डिमांड मतलब ये ऑफिसर आपसे मांग रहा है, जब वो मांगेगा तो आप उसको रिमाइंड करेंगे, सर मैं ऑलरेडी इतना पे कर चुका हूं, तो ठीक है 135 माइनस 45 यू पेड हिम एक्सेस, तो आप उससे रिफंड मांगोगे, वापस मांगोगे। और प्रोविजन मतलब आपने किसी को पे नहीं किया है, आप मेंटली प्रिपेयर थे, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इतना पैसा आपने बचा के रखा था, प्रोवाइड करके रखा था, केप्ट असाइड, कितना सोच के रखा था आपने 1,50,000 के टैक्स लाइबिलिटी 1,50,000 की आएगी, भरने को 1,50,000 आएगा, बट स्टूडेंट्स अभी ऑफिसर कितना मांग रहा है 135 स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आपने प्रोवाइड कितना किया था, एक्सेस प्रोवाइड, मैंने शॉर्ट लिख दिया स्टूडेंट्स, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, एक्सेस प्रोवाइड किया था, सो वी हैव प्रोवाइडेड एक्सेस, ओके। हमने साइड में रखा था 1,50,000 बट ऑफिसर 1,35,000 मांग रहा है, तो साइड में हमने कितना रखा, एक्सेस रखा, सो दिस वाज एक्सेस प्रोविजन। तो अब इसका इफेक्ट कहां जाएगा स्टूडेंट्स, ये रिफंड होता है ना, ये अदर करंट एसेट में जाएगा, और ये कहां जाएगा, एक्सेस प्रोविजन। एक्सेस हो या शॉर्ट हो, ये हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में लिखना, मतलब क्या है, ये इक्वेशन का इफेक्ट हमेशा बैलेंस शीट में जाएगा स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट इक्वेशन का, और ये इक्वेशन का इफेक्ट हमेशा पीएनएल में जाएगा, हमेशा ध्यान रखना स्टूडेंट। हाँ आंसर 0 आ सकता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, ओके, बट ध्यान रखना इक्वेशन नंबर 1 का इफेक्ट ऑलवेज इन बैलेंस शीट, या तो अदर करंट एसेट हो सकता है या अदर करंट लाइबिलिटी भी हो सकता है।
एंड ग्रॉस देखिए सेकेंड इक्वेशन ऑलवेज इट विल गो टू प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। एक्सेस प्रोविजन हो सकता है या शॉर्ट प्रोविजन हो सकता है। तो हमने ये डिसाइड कर लिया स्टूडेंट्स। सो अदर करंट एसेट आया तो स्टूडेंट्स इसके लिए मैं नोट नंबर 10 बना रहा हूँ। देखो पहले मैंने नहीं बनाया था। एट दैट स्टेज आई सेड कि हो सकता है कि हमको अदर करंट एसेट आए। अब मैं आपको वो बना देता हूँ अदर करंट एसेट। सो दिस वाज नॉट गिवन इन ट्रायल बैलेंस, ये हमको एडजस्टमेंट से अदर करंट एसेट सामने आया। सो नाउ विल राइट स्टूडेंट्स, ये एडजस्टमेंट सॉल्व कर रहे हैं तो रेड पेन से लिख देता हूँ। सो लिखेंगे टैक्स रिफंड, ये आपको रिफंड लेना है। कितना लेना है? 10,000। ठीक है। बैलेंस सेकेंड इफेक्ट पीएनएल में जाता है स्टूडेंट्स। तो ये पीएनएल स्टेटमेंट है आपका। यहाँ पे ना एक्सेस शॉर्ट प्रोविजन, ये एक्सेस है स्टूडेंट्स। तो एक्सेस प्रोविजन फॉर टैक्स, एक्सेस प्रोविजन फॉर टैक्स कितना आया हमको? 15,000 15 अगेंस्ट एक्सेस आया। वो प्लस माइनस बाद में देखेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, फॉलो। तो ये ध्यान रखना, दिस वॉज द ओनली इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट। आगे भी आएगा, नो नीड टू वरी। ऐसे आगे एडजस्टमेंट ऐसे करेंगे वापस हम लोग। सो फर्स्ट टाइम हमने किया। सम पीपल दे पास एंट्रीज एंड दे डिस्कस दिस स्टूडेंट्स। So 1 lakh का 20% is 20,000. You have to give bonus to किसको स्टूडेंट्स? बोनस हमको देना है, बोनस हमको देना है किसको? एम्प्लॉइज को। तो स्टूडेंट्स हमें पास है ना ये एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस। ठीक है, एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस। तो वहां पे आ जाएगा 1 लाख का 20% विल बी 20,000। फॉर योर रेफरेंस मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 लाख मल्टीप्लाई बाई 20%। सो 1 लाख इंटू 20% 20,000। सिंपल सा कैलकुलेशन। बट स्टूडेंट्स ये एडजस्टमेंट में दिया है ना, तो एडजस्टमेंट का दो इफेक्ट। डायरेक्टर्स डिसाइडेड टू प्रोवाइड। अच्छा, प्रोवाइड टर्म से लोग क्या समझते हैं? प्रोविजन की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स। बोनस वगैरह अगर ऐसा आउटस्टैंडिंग रहेगा ना तो उसको हमेशा अदर करंट लाइबिलिटी में लिखा जाता है। तो ये यार आई विल राइट बोनस 1 लाख इंटू 20% 20,000। ठीक है, वन इफेक्ट पीएनएल में चला गया। It's an expense related to employees. Second effect, other current liability. 10% sinking fund on leasehold premises. Friends, leasehold premises देखो बैलेंस शीट, सॉरी हमने लिखा भी है ना leasehold premises, यहाँ leasehold office premises 5 लाख। 10% आपको क्या प्रोवाइड करना है? 10% sinking fund on leasehold premises. sinking fund का मतलब स्टूडेंट्स ये ट्रांसफर करने की बात कर रहा है। ठीक है, तो sinking fund में ऐड करेंगे प्लस ट्रांसफर फ्रॉम। कहां से होता है ट्रांसफर? हमेशा पीएनएल से होता है। अभी मैंने पीएनएल लिखा नहीं था स्टूडेंट। 10% 50,000 कैसे आया? 5 लाख का 10%। 5 लाख मल्टीप्लाई बाई 10%। सेकेंड इफेक्ट कहां आएगा स्टूडेंट्स? पीएनएल में आएगा, जब मैं यहाँ पीएनएल लिखूंगा। अभी मैंने लिखा नहीं है। ओके, आई विल एक्सप्लेन द रीजन मैंने क्यों नहीं लिखा है, बाद में आएगा स्टूडेंट सामने। नेक्स्ट क्या है? 5,000 एज डायरेक्टर फीस। स्टूडेंट्स डायरेक्टर फीस मतलब अदर एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस, डायरेक्टर्स फीस 5,000। ओके, सेकेंड इफेक्ट, जैसे मैंने बोनस का सेकेंड इफेक्ट दिया वैसे डायरेक्टर फीस अदर करंट लाइबिलिटी। एक तरह से ये आउटस्टैंडिंग है। सो आउटस्टैंडिंग का दो इफेक्ट, एक पीएनएल में गया, एक बैलेंस शीट में आ गया। 5% डिविडेंड फॉर द ईयर टू शेयर होल्डर्स। स्टूडेंट्स मैंने बहुत बार कहा है, ये तो वर्किंग नोट था। जैसे एक हम लोग क्या करते हैं, नोट लिख देते हैं ना स्टूडेंट्स। फॉर डिविडेंड होता है डिविडेंड रिकमेंडेड 5%। 5% ऑफ कितना? शेयर कैपिटल। सो 20 लाख इंटू 5%, जो भी आंसर होगा। 20 लाख का 5% विल बी 1 लाख। यहाँ मैं लिख देता हूँ 1 लाख। एंड दिस डजंट गोज टू बैलेंस शीट। बहुत बार मैंने डिस्कस किया है स्टूडेंट्स। ठीक है, सॉरी इट्स नॉट कंटिंजेंट लायबिलिटी, इट्स अ नोट। जब भी डिविडेंड प्रपोज होता है तो ऐसा नोट लिखने का। ट्रांसफर ₹50,000 टू जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व तो मैंने आउटर कॉलम में लिख दिया, ध्यान ही नहीं दिया। चलो कोई बात नहीं स्टूडेंट्स, व्हाट आई विल डू, ये 75,000 ट्रांसफर हमेशा कहां से आता है? पीएनएल से। कितना ट्रांसफर करने बोला है? 50,000। सो 75 प्लस 50 बिकम्स 1,25,000। तो इसको मैं चेंज कर लेता हूँ, मैंने ध्यान नहीं दिया कि एडजस्टमेंट था जनरल रिजर्व का। ओके, फॉलो। सेकेंड इफेक्ट पीएनएल में जाएगा। सिंकिंग फंड का भी अभी सेकेंड इफेक्ट बाकी है स्टूडेंट्स। वो दोनों कहाँ जाता है? पीएनएल में। ओके स्टूडेंट्स, नाउ हमने ऑलमोस्ट सारे एडजस्टमेंट कर लिए हैं स्टूडेंट्स। खाली सिंकिंग फंड का और जनरल रिजर्व का इफेक्ट पीएनएल में देना बाकी है। अभी लुक हियर स्टूडेंट्स,
ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कुछ भी नहीं दिया, ये दो चीजें थी और ये इट इज बिकॉज ऑफ एडजस्टमेंट नंबर 1, ठीक है, और कुछ नहीं है पीएनएल में। अच्छा, बट क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस ब्रॉट डाउन, ऐसा लिखा था। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब स्टूडेंट्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब कौन से टैक्स की, प्रॉफिट की बात कर रहा है, ये प्रॉफिट की बात कर रहा है ना, दिस इज गिवन टू अस, मतलब यही हुआ ना स्टूडेंट्स। अभी स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो प्रॉब्लम क्या है, इफ नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज गिवन, आफ्टर टैक्स इज गिवन, और ये एक्सपेंस तो बिफोर टैक्स के है ना, बिफोर टैक्स से पहले है ना, तो अब आफ्टर टैक्स में, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में क्या आप ये एक्सपेंस माइनस कर सकते हो क्या डायरेक्टली स्टूडेंट्स? नॉट टेक्निकली, इट्स नॉट करेक्ट स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट दैट इज द रीजन, दैट इज द रीजन जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा ना, या बिफोर, जब भी ये लेक्चर होगा, बिफोर दैट मैं आपको मैसेज कर दूंगा कि आप पीएनएल स्टेटमेंट मत बनाना। ऑल्दो क्वेश्चन में लिखा था कि ड्रॉ पीएनएल स्टेटमेंट, डोंट ड्रॉ इट, उसके बजाय इंस्टेड ऑफ दैट यू विल हैव ए वर्किंग नोट फॉर प्रॉफिट एंड लॉस। देखो कैसा करेंगे, उन्होंने क्या दिया है, बैलेंस ब्रॉट डाउन, नेट प्रॉफिट पीएनएल बैलेंस ब्रॉट डाउन, हाउ मच इट इज गिवन स्टूडेंट, देखो वहां पे 47450, 47450 प्लस नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, कितना नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, 2,90,000, ऐसा ही है। देन स्टूडेंट्स हमको ये एक्सपेंस आए थे 1 लाख का 20% 20,000, मैंने एक जीरो ज्यादा लिख दिया, 1 लाख इंटू 20% इज 20,000, so 1 lakh into 20% 20,000, so I will write minus bonus to employees 20,000 minus director fees, एक डायरेक्टर फीस भी है ना, इसके लिए मैं पीएनएल में इसके इफेक्ट्स नहीं लिखा, बिकॉज दे हैव गिवन अस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मतलब फाइनल आंसर दिया। अब रिवर्स जाओगे तो ना स्टूडेंट्स पॉसिबल है कैलकुलेशन, इसको बिफोर टैक्स को, सॉरी आफ्टर टैक्स को बिफोर टैक्स करो या नेट ऑफ टैक्स रिकॉर्ड करो, तो वो कंसेप्ट आपको नहीं है स्टूडेंट। सो बेटर मैं क्या करता हूँ, पीएनएल का एक छोटा सा वर्किंग अलग बना लेता हूँ। सो पीएनएल ये ट्रायल बैलेंस में था, दिस वॉज ऑल्सो इन ट्रायल बैलेंस, दिस इज इन एडजस्टमेंट, ठीक है, दो इफेक्ट था ना, एक यहाँ गया और एक इफेक्ट पीएनएल में आ गया। सो आई विल नॉट ड्रॉ पीएनएल स्टेटमेंट, मैंने जानबूझ के स्टूडेंट्स पहले पीएनएल स्टेटमेंट आपके सामने रखा, आई एक्सप्लेन कि इसके इफेक्ट्स यहाँ आते हैं, बट स्टूडेंट जब क्लोज करने की बारी आएगी, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको 2,90,000 दिया है, दिस इज गिवन, तो अब स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाएंगे कि 290 यहाँ पे आप क्या करें, यहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा व्हाट टू डू। सो बेटर स्टूडेंट्स ये छोटा सा वर्किंग बना लेने का, दिस इज ओपनिंग बैलेंस गिवन टू अस, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस बोनस माइनस डायरेक्टर फीस, ओके। और कोई एडजस्टमेंट था स्टूडेंट्स? देखो एक डिबेंचर इंटरेस्ट भी था, प्लीज ऑल ऑफ यू डिबेंचर इंटरेस्ट देखो, वहीं पे ट्रायल बैलेंस में था ना, पीएनएल से ही माइनस किया था, डिबेंचर इंटरेस्ट कितना है 30,000, तो अभी देखो आपको कितना आ जाता है आंसर। तो इसके लिए मैंने ये अलग से छोटा सा वर्किंग बना दिया, और ये बेस्ट ऑप्शन है स्टूडेंट्स हमारे लिए। तो 47,450 प्लस 2,90,000 माइनस 20 माइनस 5 माइनस 30,000, सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ पीएनएल, 2,82,450, 2,82,450। सो स्टूडेंट्स वी गॉट पीएनएल, अभी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्रॉफिट एंड लॉस 2,82,450, एंड वेट, ये ट्रांसफर फ्रॉम पीएनएल सिंकिंग फंड, ट्रांसफर फ्रॉम पीएनएल 50,000, तो वहां पे ऐड हुआ तो यहाँ पे माइनस होगा 50,000, ये सिंकिंग फंड हमने ट्रांसफर किया था, और 50,000 जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया, ये दोनों मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया, दिस वॉज द लास्ट, so minus 1 lakh, so final answer is 1,82,450, 1,82,450, sorry, और ये 15,000 प्लस 50, तो ये हो जाएगा कितना स्टूडेंट, 65,000, एंड देयर इज नथिंग एल्स। सो यहाँ पे दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक ये इनकम टैक्स असेसमेंट का एडजस्टमेंट, अगर आपको इनकम टैक्स असेसमेंट एडजस्टमेंट दिया है for the year it is related to, please that year का advance tax provision for tax don't record in any notes, instead of that draw this equation, decide करो। पहला इक्वेशन का इफेक्ट हमेशा बैलेंस शीट में जाएगा, either it will go to other current asset or other current liability, and second इक्वेशन का इफेक्ट always it goes to P&L, okay। अच्छा पीएनएल का था ना एक्सेस प्रोविजन, हाँ ये एक्सेस रह गया,
इतनी बड़ी गलती कर दिया. सो एक्सेस प्रोविजन ये ऐड करते हैं 15,000. आई एम सॉरी स्टूडेंट, भूल गया. ऐसा क्यों होता है यार? सॉरी. 282,450 प्लस 15,000. बोर्ड पे लिख लिख के स्टूडेंट्स आदत खराब हो गई है. आफ्टर मेनी इयर्स राइटिंग ऑन बुक्स. घर पे ऐसा प्रैक्टिस करता था बट बोर्ड पे लिखने की आदत हो गई ना. ओके, सो 15, so it becomes 297 स्टूडेंट्स. तो यहाँ चेंज कर देता हूँ. आई विल मेक इट 297. एक्सेस प्रोविजन मैंने ऐड किया 297,450. सो ये 182,450 था और ये एक्सेस कितना था 15. सो इट विल बिकम 197 स्टूडेंट्स. ठीक है, आई एम सॉरी, वो 15,000 एक्सेस में भूले. शॉर्ट प्रोविजन होता ना स्टूडेंट्स तो हम लोग माइनस करते. एक्सेस है इसके लिए ऐड किया. ओके, सो दिस वाज, यहाँ मैं लिख देता हूं एक्सेस प्रोविजन. ये एक्सेस प्रोविजन मैंने ऐड कर दिया. ओके, सो एक ये एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट है. 2 ये पीएनएल. क्वेश्चन में पूछा है ड्रॉ पीएनएल स्टूडेंट्स, तो अगर पीएनएल बनाओगे तो कंफ्यूजन क्या होगा? दे हैव गिवन अस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. अब फिर बाकी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे दिया तो ये एडजस्टमेंट फिर कैसे सॉल्व करूं मैं? तो आपको फिर क्या ना कंफ्यूजन होगा. सो इंस्टेड ऑफ दैट, इंस्टेड ऑफ ड्रॉइंग पीएनएल अकाउंट ना स्टूडेंट्स, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग सीधा सीधा एक छोटा सा वर्किंग बनाएंगे. दिस वाज गिवन इन ट्रायल बैलेंस, दिस वाज आल्सो गिवन इन ट्रायल बैलेंस, दिस इज बिकॉज ऑफ एडजस्टमेंट. ये भी एडजस्टमेंट है, ये ट्रायल बैलेंस में. एंड दिस एक्सेस प्रोविजन वाज इन एडजस्टमेंट. तो वी गॉट दिस नेट आंसर, वो यहाँ पे लिखा. फिर ये ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ट्रांसफर टू सिंकिंग फंड हम लोग पीएनएल से माइनस करते हैं. यहाँ स्पेस नहीं था तो मैंने ब्रैकेट में ही कर दिया. ओके, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व एंड ट्रांसफर टू रिजर्व, दैट्स ऑल, देयर इज नथिंग एल्स. आपके लिए मैं यहाँ एडजस्टमेंट्स के इफेक्ट्स लिख देता हूँ स्टूडेंट्स, बेटर अच्छा रहेगा. एडजस्टमेंट नंबर 1, ये तो एडजस्टमेंट 1 मुझे उसका लिखने की जरूरत नहीं, ये तो आपको मालूम पड़ गया. दिस वाज एडजस्टमेंट नंबर 1. ओके, ये नोट पूरा एडजस्टमेंट 1 के लिए था. आई एम टॉकिंग अबाउट नाउ एडजस्टमेंट नंबर 2. एडजस्टमेंट नंबर 2 वो बोनस था ना. एडजस्टमेंट नंबर 2 पहला ए है, 1 है, सॉरी 2 1 करके दिया है. बोनस क्या किया हमने? लेस फ्रॉम पीएनएल, पीएनएल से माइनस किया. और सेकेंड इफेक्ट क्या किया हमने? अदर करंट लाइबिलिटी. ठीक है, बोनस के बाद स्टूडेंट्स उसी में सिंकिंग फंड ट्रांसफर था. एड टू एसएफ मतलब शॉर्ट में सिंकिंग फंड. सेकेंड इफेक्ट लेस फ्रॉम पीएनएल, मैंने पीएनएल से माइनस किया. थर्ड 2 का 3, 5,000 इज डायरेक्टर फीस. पहला इफेक्ट हमने उसको अदर एक्सपेंस का, या अदर एक्सपेंस की जगह हमने माइनस फ्रॉम पीएनएल किया, क्योंकि हमने पीएनएल तो बनाया ही नहीं. लेस फ्रॉम पीएनएल. एंड सेकेंड इफेक्ट हमने क्या किया? अदर करंट लाइबिलिटी. 2 इफेक्ट. नंबर 4 देखो क्या था? 5% डिविडेंड. वो तो सिंपल है स्टूडेंट्स, उसका नहीं लिखता हूँ, वो हमेशा हम एक नोट बनाते हैं ना, तो उसकी लिखने की जरूरत नहीं. लास्ट नंबर 5, वो भी पहली बार बहुत बार हमने किया है स्टूडेंट्स. ऐड टू जनरल रिजर्व माइनस फ्रॉम पीएनएल. तो वो नया नहीं था आपके लिए. ये बोनस, सिंकिंग फंड, डायरेक्टर फीस और ये एडजस्टमेंट नंबर 1, बाकी सब सिंपल था स्टूडेंट्स. ठीक है, अच्छा. स्टार्टिंग में देखो उन्होंने कहा था कि ड्रॉ पीएनएल, बट मैंने आपको स्टार्टिंग में नहीं बताया कि पीएनएल मत बनाओ, तो आपको कंफ्यूजन होता है कि सर वहां तो लिखा है पीएनएल, व्हाई यू आर नॉट ड्रॉइंग. बस ये रीजन है स्टूडेंट्स. इसको एडजस्ट कैसे करना, उससे बेटर है ऐसा वर्किंग बना लेने का. एंड दिस वे यू कैन एडजस्ट द प्रॉफिट एंड लॉस. तो यानी हमने सिर्फ बैलेंस शीट ही बनाई है स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन में, पीएनएल नहीं बनाया. ओके, सो नाउ अभी टोटल कर लेते हैं सबका. ये तो सेम रहेगा स्टूडेंट्स, कोई चेंज नहीं. 20 लाख. रिजर्व चेक करो कितना आता है. 197,450 प्लस 65,000 प्लस 1,25,000 कम्स टू 387,450. 387,450. डिबेंचर्स का टोटल लॉन्ग टर्म बोरिंग सेम रहेगा 5 लाख. अदर करंट लाइबिलिटी 25,000. दिस विल बी 5,000. फिक्स एसेट का टोटल कर लो. 6 लाख प्लस 5 लाख प्लस 8,30,000 प्लस 315. सो टोटल इज 22,45,000. 2245,000 22,45,000. ये तो सेम रहेगा जो दिया था 1,30,000. देयर आर नो मोर आइटम्स हियर. ये भी 2,40,000. नो मोर आइटम्स हियर. दिस विल बी 6,500 प्लस 1,950. 62,450
एंड फाइनली अदर करंट एसेट में ये 10,000। ओके, सब टोटल हो गया। अब बैलेंस शीट में लिखते हैं। दिस इज द बैलेंस शीट फॉर अस। नंबर 1 20 लाख शेयर कैपिटल, रिजर्व्स 387,450 टोटल आउटर कॉलम में जाएगा। So 23,87,450 this will be the total. Number 3 long term borrowings था 5 लाख, no long term provision, so outer column में भी 5 लाख ही रहेगा. Other current liability students, other current liability was 25,025. Short term provisions 5,000. Total to the outer column 30,000. Fixed asset was 22,45,000, 22,45,000. There is nothing else, no current investment, कुछ भी नहीं है. 22,45,000 plus 2 lakh, so it becomes 24,45,000. Then inventories 130. Debtors, trade receivable 240. बैंक 62,450 एंड हमने नंबर 10 लास्ट में बनाया था स्टूडेंट बिकॉज ऑफ एडजस्टमेंट नंबर 1, वो 10,000. देयर वाज नो अदर करंट एसेट, सॉरी अदर करंट एसेट 10 था, मैंने शॉर्ट टर्म लोन्स के सामने लिख दिया, सॉरी. नंबर 10 इज दिस अदर करंट एसेट, 10,000 नीचे लिखा मैंने. देयर इज नो शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, सो इसका टोटल करते हैं. 4,42,450 plus 2,445,000, 28,87,450, 23,87,450 plus 5 lakh plus 30. गड़बड़ हो गई. 28,87,450, ये 30,000 का डिफरेंस. 30,000 में कुछ भूल तो नहीं गया सोच. 297,450 minus 197,450 ना, 30,000 का तो कोई अमाउंट नहीं. 30,000 का डिफरेंस कैसे आया? 23,87,000, 30,000. शॉर्ट टर्म प्रोविजन वॉज 5, 180 minus 75 एंड बोनस डायरेक्टर्स, बोनस यहाँ माइनस भी गया बराबर है. डिबेंचर इंटरेस्ट भी माइनस किया हमने. चलो एक बार चेक कर लेता हूँ. 47,450 प्लस 2,90,000 माइनस 20 माइनस 5 माइनस 30, इट वॉज 282,450. फिर एक्सेस प्रोविजन फॉर टैक्स था, तो एक्सेस ऐड बैक करेंगे, तो हमने ऐड बैक किया. 15,000 ही था ना, 150 माइनस 1 बराबर, तो 297,450 आया एक्सेस प्रोविजन. फिर वो एक्सेस प्रोविजन यहाँ से फिर हमने ये माइनस किया, तो 197 बराबर है. फिर 65 प्लस 125 दिस 387,450. ये तो ठीक है सर. कुछ 30,000 का अमाउंट तो नहीं था सर. देयर वाज डिबेंचर इंटरेस्ट खाली 30,000. प्लांट मशीन, अच्छा इसका टोटल भी चेक कर लो. 6 लाख प्लस 5 लाख 8,30,000 315 22,45,000 प्लस गुडविल था 24,45,000 बराबर लिखा. 1,30,000 2,40,000 62,450 प्लस 10,000 4,42,450 सब तो लिखा है. क्या मिस्टेक हो गई? क्या मिस्टेक होगा? फाइल में लेफ्ट में चेक कर. फ्री होल्ड फैक्ट्री प्रीमाइसेस लिखा, लीज होल्ड लिखा, बैंक बैलेंस भी लिखा, बैंक बैलेंस, व्हीकल्स लिखा, प्लांट एंड मशीनरी भी लिखा, डेटर्स, यस डेटर्स भी रिकॉर्डेड. कंप्यूटर, ओहो स्टूडेंट्स कंप्यूटर मिस कर गया, आई एम रियली सॉरी. फिक्स्ड एसेट में कंप्यूटर नहीं लिखा, उसका कोई एडजस्टमेंट नहीं था. ट्रायल बैलेंस में कंप्यूटर दिया है स्टूडेंट्स, फिक्स्ड एसेट में मैं कंप्यूटर लिखना भूल गया, इसके लिए टाली नहीं हो रहा है स्टूडेंट्स. कंप्यूटर हाउ मच दे हैव गिवन 30,000, तो ये टोटल फिक्स्ड एसेट का
यहाँ पे 30,000 आएगा कंप्यूटर, एग्जैक्ट 30,000 का ही डिफरेंस आ रहा था. सो फिक्स एसेट का टोटल 6 लाख, 5 लाख, 8 लाख 30, 315 एंड 30,000. So 22 lakh 75,000. So this becomes double to 75 students. और 30,000 का ही हमको डिफरेंस आ रहा था, मैं कंप्यूटर लिखना भूल गया पोस्टिंग्स में. So this becomes 24 lakh 75,000. So 24 lakh plus goodwill 2 lakh plus 442,450. So it comes to 29,17,450. ऊपर सेम था 23 लाख 87,450 प्लस 5 लाख प्लस 30. सो 29,17,450 बैलेंस शीट टैली. मैं कंप्यूटर लिखना भूल गया था, इट वॉज नॉट इन एडजस्टमेंट, ट्रायल बैलेंस का मैं वो आइटम स्किप कर गया. सो दिस इज द आंसर स्टूडेंट्स. लास्ट में मैंने यहाँ पे अभी कंप्यूटर लिख दिया. ओके, इनिशियली मैं भूल गया था. And this is your, ध्यान रखना स्टूडेंट, दिस एडजस्टमेंट 1 वाज इंपॉर्टेंट एंड व्हाई वी हैव ड्रॉन P&L. ये छोटा अलग से क्यों बनाया, बाकी तो सारे एडजस्टमेंट सिंपल थे. एंड दिस इज द बैलेंस शीट. एडजस्टमेंट से क्या इफेक्ट है मैंने यहाँ पे लिख दिया है. ओके